हेलो बच्चों, माई सेल्फ संजीव शुक्ला और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे मॉडर्न अलजेब्रा की इस प्रैक्टिस सेशन में। और इस प्रैक्टिस सेशन में जो क्वेश्चंस हम बेसिकली कर रहे हैं वो आपके शुरुआती टॉपिक से हैं, जैसे आपके ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, अबेलियन ग्रुप्स एंड ऑल दैट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक जी सेट बना के दिया गया है जिसमें R2 के वो एलिमेंट हैं ए कॉमा बी जिसमें ए जो है मतलब पहला कंपोनेंट जो है वो नॉन जीरो है ना, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिफाइन on G defined a binary operation, so on G they are defining a binary operation on G। तो यहाँ पे आपका ऐसे होना चाहिए, this is a binary operation on G। ठीक है ना। कैसे डिफाइन किया गया है कि a कॉमा बी को अगर c कॉमा डी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो a को c के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया है, फिर b को c के साथ मल्टीप्लाई करके उसमें d ऐड कर दिया गया है। तो दिस इज हाउ द मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइंड। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन ऑन जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, है ना। ये जो ऑपरेशन है, आप पूरा क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। ये जो भी ऑपरेशन आपको यहाँ पे डिफाइन करके दिया गया है, ठीक है, वट एवर द ऑपरेशन इज, जो भी डिफाइन करके दिया गया है ये ऑपरेशन, यानी इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। यानी कि जी इज अ ग्रुप विद आइडेंटिटी 1,1 and inverse of a comma b given by a inverse ba inverse। G is a group with identity 1,1 and inverse of a comma b is a inverse comma minus ba inverse। G is a group with identity 1,0 and inverse of a comma b is this thing and G is not a group। तो ये आपको जो है पूछा गया है whether it is a group or not। ओके, देखिए आपको ऑपरेशन जो इसमें दिया गया है ए कॉमा बी और सी कॉमा डी को ऑपरेट करने के लिए, ए कॉमा बी और सी कॉमा डी को ऑपरेट करने के लिए, सी कॉमा डी और ए कॉमा बी, है ना, ए कॉमा बी सी कॉमा डी के साथ ऑपरेट करके दे रहा है ए सी कॉमा बी इंटू सी प्लस डी। पहले आपको एसोसिएटिविटी वेरीफाई करनी पड़ेगी। क्या वेरीफाई करनी पड़ेगी? एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको एलिमेंट लेने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। जी से ग्रुप विद आइडेंटिटी 1,1, देखो इन तीनों में ग्रुप 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 बोला है, यहाँ ग्रुप बोला है, यहाँ ग्रुप बोला है, यहाँ ग्रुप बोला है। अगर ये तीनों ही गलत हो गए तो फिर नॉट अ ग्रुप ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर इन तीनों में कोई सही हो गया तो ग्रुप 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 तो सब में ही है। कहने का मतलब ये मैं एसोसिएटिविटी चेक करने से बचना चाह रहा हूं, क्योंकि आपको भी पता है उसमें ए कॉमा बी सी कॉमा डी ई कॉमा एफ लेकर के वो सारा मल्टीप्लाई करके फिर देखना पड़ेगा और पता चले आ रहा है एसोसिएटिव। तो ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं इसमें। पहले तीनों ऑप्शंस में ग्रुप 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 की कंफर्मेशन ऑलरेडी दे रखी है उन्होंने, तो बस हम ये वेरीफाई कर लेते हैं जो यहाँ पे दे रखे हैं। अगर किसी भी 1 2 3 में किसी में भी अगर सही हो गया तो ठीक है, तीनों में ही गलत हो गया तो फिर नॉट अ ग्रुप, तो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, तो हम डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं आइडेंटिटी और इनवर्स से। आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा, मतलब वी आर अज्यूमिंग दैट, ठीक है, एसोसिएटिविटी इज देयर, तो वी आर गोइंग टू फाइंड आइडेंटिटी। अब देखना आइडेंटिटी का मतलब क्या है। आइडेंटिटी, अब देखो ए कॉमा बी इंटू सी कॉमा डी में मैं ऐसे क्या सी और डी लूं कि वापस ए कॉमा बी आ जाए। आप समझ रहे हैं, मतलब ये मुझे ए चाहिए, ये मुझे बी चाहिए। मतलब ये हुआ, अगर आप कंपेयर करो दोनों को तो आपको चाहिए कि ए इक्वल टू ए सी रहे, या यूं कहें कि ए सी इक्वल टू ए आए और बी इंटू सी प्लस डी इक्वल टू बी आए। और ए नॉन जीरो दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है ए इज नॉन जीरो। अगर ए नॉन जीरो है तो मैं ए से डिवाइड कर सकता हूं दोनों साइड में, तो यहां से आ जाएगा सी इक्वल टू 1, है ना, बिकॉज ए इज नॉन जीरो। और सी इक्वल टू जो 1 आया है, इस सी इक्वल टू 1 को यहां पे पुट कर दो। ये c इक्वल टू 1 वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इन दिस। यहां पे सब्स्टिट्यूट करने पे आपके पास आएगा b प्लस डी इक्वल टू बी। ठीक है, और b प्लस डी इक्वल टू बी का मतलब ये हुआ कि d इक्वल टू 0। तो मतलब ये हुआ कि आपका जो आइडेंटिटी जिसको बनना चाहिए था वो एलिमेंट होगा 1,0। ठीक है,
देयरफॉर 1,0 इज द आइडेंटिटी। ठीक है, तो आइडेंटिटी जिसमें भी 1,0 के अलावा किसी को बोला है वो तो गलत है। जैसे यहाँ 1,1 को बोला है तो ये गलत है, यहाँ पे भी 1,1 को बोला है तो ये गलत है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो 1,0 हुआ। अब इनवर्स की बात कर लेते हैं, है ना, इनवर्स देखते हैं। ओके, यहां से देखिएगा इनवर्स। इनवर्स के लिए क्या चाहिए आपको? टू फाइंड इनवर्स व्हाट वी नीड इज इनवर्स ऑफ ए कॉमा बी। इनवर्स ऑफ ए कॉमा बी, इनवर्स ऑफ ए कॉमा बी के लिए आपको चाहिए ए कॉमा बी को किस सी कॉमा डी से मल्टीप्लाई करें कि 1,0 आ जाए। एंड द वे द मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइंड, वी हैव टू मल्टीप्लाई ए विद सी, देन बी विद सी, एंड देन वी हैव टू ऐड डी। यही है ना? तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करो तो वी वांट दैट ए सी इक्वल्स 1 एंड वी वांट बी इंटू सी प्लस डी इक्वल 0, है ना? तो यहाँ से सी का वैल्यू क्या आ जाएगा? सी का वैल्यू हो जाएगा 1/a बिकॉज ए इज नॉन जीरो। 1/a मतलब ए इनवर्स, दिस इज ए इनवर्स। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि ए नॉन जीरो है तो उसका इनवर्स मिलेगा मल्टीप्लीकेशन। तो सी का वैल्यू आ गया। यहाँ से डी का वैल्यू अगर निकालो तो डी का वैल्यू हो रहा है माइनस बी इंटू सी, एंड सी कम्स आउट टू बी ए इनवर्स, सो दिस विल बी माइनस बी ए इनवर्स। ठीक है, तो सी और डी के वैल्यूज हमारे समक्ष उपस्थित हैं। ठीक है ना? ये आपका डी का वैल्यू है, डी इज इक्वल टू माइनस बी इंटू सी विच इज माइनस बी ए इनवर्स, एंड सी इज इक्वल टू 1/a। तो जो इनवर्स हुआ ए कॉमा बी का इनवर्स दैट इज सी कॉमा डी। सी क्या है? सी है ए इनवर्स, और डी क्या है? डी है माइनस बी ए इनवर्स। ठीक है, इसका मतलब ए इनवर्स माइनस बी ए इनवर्स है तो सब में ही ए इनवर्स माइनस बी ए इनवर्स, इसमें नहीं है। चलो वो तो वैसे ही गलत है, ये वाला भी गलत ही है। हाँ, इसमें ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स आ रहा है, लेकिन अब मैं क्या इसको ग्रुप कह पाऊंगा? देखो ये भी एक दिक्कत वाली बात है। ग्रुप कहने के लिए आइडेंटिटी तो चाहिए, वो ठीक है, इनवर्स भी चाहिए, वो ठीक है, लेकिन एसोसिएटिविटी भी तो चाहिए। बिना एसोसिएटिव हुए नहीं क्या नाम है हम बोल पाएंगे कि ये जो है ग्रुप बनेगा। अब देखो ऐसे में क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं से एक हिंट मिलना चाहिए कि ये जो है एसोसिएटिव होगा। वैसे तो आप वेरीफाई कर सकते हो होगा ये एसोसिएटिव, है ना? तो या फिर आप क्या किया करो कि थोड़ा क्विक कैलकुलेशन किया करो। और एक्चुअली क्या है कि जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना कुछ सिमिलरिटी आपको दिखने लगती है। जो ऑपरेशन दिए जाते हैं उनमें कुछ न कुछ सिमिलरिटी दिखने लगती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें एग्जैक्टली यही ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है ना? बट अगर ठीक है, अगर आपने नहीं भी कभी पहले किया है तो भाई फिर हमारे पास एक ही चारा है। नॉट अ ग्रुप हम इसको बोल नहीं सकते क्योंकि बिना एसोसिएटिव के तो नहीं कह सकते, है ना? और कोई रिजल्ट ऐसा अपने पास है नहीं जो ये कहे कि इनवर्स आइडेंटिटी मिल रहा है तो फिर वो एसोसिएटिव होल्ड कर ही जाएगा। तो फिर एक ही रास्ता बचता है अपने के पास कि वी हैव टू ट्राई टू प्रूव दैट इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटिव। कैसे प्रूव करोगे? तो अब ए कॉमा बी, है ना, उसके बाद सी कॉमा डी। चलो पहले इसको हम ई कॉमा एफ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो आंसर विल बी व्हाट? ए कॉमा बी। थोड़ा क्विक कैलकुलेशन करो तो रहेगा सी ई कॉमा डी प्लस एफ। ठीक है, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ए सी, तो उसके बाद बी सी प्लस डी प्लस एफ। और अगर मैं ए कॉमा बी मल्टीप्लाई करूं सी कॉमा डी के साथ और फिर उसमें ई कॉमा एफ लगाऊं तो देखना बाय डेफिनेशन ए सी कॉमा बी इंटू सी प्लस डी, फिर ये ए सी इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए सी कॉमा ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां से हो जाएगा बी सी ई प्लस डी और प्लस एफ, ये वाला लास्ट में। तो ये सेम है, ये भी सेम है, ये
डी है, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे डी है ना, डी प्लस एफ, ठीक है, ये वाला डी प्लस एफ है ना, मैंने डी एफ प्लस एफ लिख दिया, ये सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव भी है, तो इसका मतलब ये ग्रुप बन जाएगा, ये हमने वेरीफाई कर लिया। तो दिस विल बी ए ग्रुप। तो अब ये ग्रुप है और इसमें आइडेंटिटी जो है 1,0 है और इनवर्स जो है वो माइनस ए इनवर्स कॉमा माइनस बी ए इनवर्स है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ जी गिवन इन द अबव प्रॉब्लम इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो 1,0 ये तो सब ग्रुप हो जाएगा क्योंकि ये आइडेंटिटी है, सिंगलटन आइडेंटिटी इज ऑलवेज अ सब ग्रुप, है ना, ट्रिवियल सब ग्रुप उसको बोलते हैं। उन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ सब ग्रुप, तो ये तो हो जाएगा, इसको हटाओ। फिर कह रहे हैं कि वो ए कॉमा बी जिसमें ए 1 हो जाए, वो ए कॉमा बी जिसमें ए 1 हो जाए। तो ए 1 हो जाए, देखो एसोसिएटिव तो आपको चेक करने की जरूरत है नहीं, बस आपको ए इंटू बी चेक करना है और आपको चेक करना है इनवर्स। तो अब आपको दिया गया है ए बी, अब आपको ये दे दिया है सिंपली 1, बी 1, सी टाइप के एलिमेंट, ऐसे समझो। पहला कंपोनेंट 1 दे रखा है, देखो ना, ऐसे दो कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो तो इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन 1 आएगा, बाकी क्या आएगा बी और प्लस सी। दिस इज अगेन एन एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट H2, क्योंकि बस इसको पहला कंपोनेंट 1 चाहिए, बाकी से मतलब नहीं है उसको, बाकी तो जी में जो है सो है पहला 1 चाहिए इसको, पहला कंपोनेंट। तो दिस कम्स आउट टू बी एन एलिमेंट ऑफ H2 अगेन, दो एलिमेंट आपने H2 के लिए, वापस H2 में आ गया प्रोडक्ट करने पे। अब अगर आप 1, बी का इनवर्स निकालेंगे तो इनवर्स इसका होगा क्या, क्या था इनवर्स, ए इनवर्स, दैट मीन्स 1 इनवर्स विच इज 1, कॉमा माइनस बी इंटू ए इनवर्स विच इज 1, दिस इज अगेन एन एलिमेंट ऑफ H2, है ना, ये था ना। इनवर्स जो है, इनवर्स क्या था देखो, माइनस बी ए इनवर्स, और ए आपका 1 दे दिया है, तो जहां जहां ए है वहां वहां 1 रख दोगे, ठीक है। तो ये सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, इसमें दो एलिमेंट का प्रोडक्ट करने पे भी आ रहा है, इसमें किसी एलिमेंट का इनवर्स ले लो तो वो भी इसी में आ रहा है। अब आगे कह रहे हैं कि अगर ए रैशनल हो जाए, ए क्या हो जाए, रैशनल। तो अगर ए रैशनल हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, अगर ए रैशनल होगा तो जब आप इन्वर्स करेंगे, देखिएगा इस चीज को समझिएगा, अगर ए रैशनल हो गया, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तब तो ए इंटू सी हो रहा है ना ये। तो अगर ए रैशनल है, सी रैशनल है, तो ए सी रैशनल होगा, तो पहला कंपोनेंट रैशनल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये देखो कि इन्वर्स के बारे में क्या ऐसे ही बात बोल पाओगे, इन्वर्स के बारे में देखो, तो अगर ए रैशनल है तो 1/a भी तो रैशनल ही होगा, तो इन्वर्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये भी सब ग्रुप बना देगा, ठीक है ना। तो दिस विल ऑल्सो बी ए सब ग्रुप, दिस वन। ये वाला सब ग्रुप नहीं बनाएगा क्योंकि ऑब्वियसली 3 गलत हैं तो एक तो सही होना है। ये क्यों नहीं बनाएगा, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी ब्रेक हो जाएगी, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं इस एलिमेंट की, इस वाले के लिए, इफ वी कंसिडर द एलिमेंट √2, 2, कुछ भी ले लो यार, √2, 1 ले लो, इसको √2, 1 से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई मल्टीप्लीकेशन √2 इंटू √2 ये 2 आ जाएगा, बाकी जो आता रहा डोंट केयर, ये 2 आ गया एंड दिस इज नॉट एन इरेशनल, सॉरी नॉट एन इरेशनल। तो ये कह रहे थे कि वही ए कॉमा बी लेने जिनमें पहला कंपोनेंट इरेशनल हो। मैंने दो ऐसे लिए जिनका पहला कंपोनेंट इरेशनल था, लेकिन जब उनको मल्टीप्लाई किया गया तो जो आ रहा है उसका पहला कंपोनेंट इरेशनल नहीं रहा अब, तो मतलब वो जो मल्टीप्लीकेशन के बाद आ रहा है वो इस सेट में नहीं बिलोंग कर रहा, मतलब इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब ये सब ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, correct let G be a group and A and B be elements of G if a to the power 17 is B to the power 17 and A to the power 30 is B to the power 30, then A equal to B, AB equal to BA and order A is not equal to order B, A is equal to B inverse and order A not equal to order B, order A is order B and A is not equal to B, okay, ठीक है। देखो यहाँ पे जो नंबर यहाँ लिखे हैं ना, बड़ी स्पेसिफिक नंबर है, अगर आप गौर से देखो तो क्या स्पेसिफिक नंबर है कि जीसीडी इनका 1 आएगा, जीसीडी ऑफ 17 एंड 30 इज 1, और जब जीसीडी दो नंबर्स का 1 होता है तो उनका एक ना एक इंटीजर कॉम्बिनेशन जो है वो 1 देता है मुझे, मतलब ये हुआ कि आपको ऐसे
u और v मिलेंगे इंटीजर्स, जिसके लिए 17u प्लस 30v इक्वल टू 1 हो जाएगा। नाउ मुझे ये बताओ व्हाट विल बी ए को मैं a की पावर 1 लिख सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के, और इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर 1 की वैल्यू है 17u प्लस 30v। अब इसको मैं अलग अलग स्प्लिट कर सकता हूँ, a की पावर 17u इंटू a की पावर 30v। अब जिसको कि आप फर्दर लिख सकते हो a की पावर 17 की पावर u इंटू a की पावर 30 की पावर v। अब आपको देखो a की पावर 17 किसके बराबर दिया है, b की पावर 17 के, तो ये हो जाएगा b की पावर 17 की पावर u इंटू a की पावर 30 दिया है b की पावर 30 के बराबर, तो b की पावर 30 की पावर v। तो ये क्या हो जाएगा आपका अल्टीमेटली, हम a को लेके चल रहे थे ना, a को हम लेके चल रहे थे, एंड a कम्स आउट टू बी नथिंग बट b टू द पावर 17u इंटू b टू द पावर 30v। b टू द पावर 17u इंटू b टू द पावर 30v विच इज b टू द पावर 17u प्लस 30v, और इसका मतलब a इज इक्वल टू b टू द पावर, ये किसके बराबर है 1 के, इसका मतलब a इक्वल टू b, है ना। तो मतलब ये हुआ, तो ये तो पूरी कहानी ही बदल गई, मतलब ये जो जो ऑप्शन बनाना चाह रहे थे इसमें पहला ही ऑप्शन बस करेक्ट है, ए बी इक्वल टू बी ए होगा और ऑर्डर ए ऑर्डर बी के बराबर नहीं होगा, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हुआ। ए बी इक्वल टू बी ए तो होगा क्योंकि ए और बी बराबर है, हर एलिमेंट अपने आप से तो कम्यूट करता ही है, लेकिन ऑर्डर ए नॉट इक्वल टू ऑर्डर बी वाले वजह से गलत हो गया, क्योंकि ए और बी बराबर है तो ऑब्वियसली ऑर्डर भी उनके बराबर है, कह रहे हैं कि ए बी का इन्वर्स हो जाएगा, नहीं ए बी होगा, ठीक है, और ऑर्डर ए ऑर्डर बी होगा लेकिन ए बी नहीं होगा, ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन केवल पहला है कि ए और बी दोनों बराबर होंगे। अब आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे देर इज नथिंग स्पेशल अबाउट 17 एंड 30। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता था कि इफ जी इज अ ग्रुप एंड ए बी बिलोंग्स टू जी सच दैट a to the power m is equal to b to the power m and a to the power n equal to b to the power n, where m n belongs to integers such that GCD of m and n equal to 1, then पहला a equal to b, दूसरा ऑर्डर a equal to ऑर्डर b, तीसरा a not equal to b but order a equal to order b, चौथा order a equal to order b but a equal to b, एक मिनट कुछ और ऑप्शन बनाते हैं ना, a equal to वही बनाते हैं जो वहाँ लिखा था b इनवर्स, ऐसे लिख दो। ऑप्शन बनाने में क्या है, जो गलत हो बना दो, एक तो सही बनाई दिए हो, नहीं ना दीज लिख दो जो कुछ नहीं बन रहा, तो ऐसे ही तो बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं। ओके, अब देखो वही हो गया एकदम सेम, यहाँ पे जो वहाँ 17 और 30 थे तो बस उसका हमने यूज़ क्या किया था कि 17 और 30 का GCD 1 है, यहाँ ऑलरेडी भाई साहब ने दे दिया कि m और n का GCD 1 है, तो जहाँ जहाँ 17 था वहाँ m लिख देना, जहाँ जहाँ 30 था वहाँ n लिख देना, और पूरा सेम का सेम प्रूफ चल जाएगा इसमें, ठीक है। तो a और b इसमें भी बराबर आएंगे और ऑर्डर a ऑर्डर b भी डेफिनेटली फिर बराबर होंगे, तो करेक्ट आंसर है पहला और दूसरा। इस प्रकार से पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, घबरा मत जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैन लेट एक्स वाई जेड बी एलिमेंट्स इन अ ग्रुप सच दैट जेड इज इक्वल टू वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर -3। इफ द ऑर्डर ऑफ एक्स इज 12 देन ऑर्डर ऑफ जेड इज व्हाट। एक्स का ऑर्डर अगर 12 है तो जेड का ऑर्डर कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिएगा जरा ध्यान से, ऑर्डर ऑफ जेड पूछा जा रहा है, ऑर्डर ऑफ जेड। ऑर्डर ऑफ जेड क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जेड को मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई क्यूब की पावर -1, ठीक। और फिर आपको मैंने बताया कि ऑर्डर ऑफ एक्स वाई एक्स इनवर्स इज इक्वल ऑर्डर ऑफ वाई होता है, ठीक है। मतलब यहाँ अगर एलिमेंट हो यहाँ उसका इनवर्स हो तो ऑर्डर इस पूरे का जो है वो बीच वाले के ऑर्डर के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन है, यहाँ पे वाई क्यूब है, यहाँ वाई क्यूब का इनवर्स है, तो इस पूरे का ऑर्डर वही होगा जो एक्स स्क्वायर का ऑर्डर है।
दिस इज सेम एज ऑर्डर ऑफ एक्स स्क्वायर। और ऑर्डर ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए आपको पता है ऑर्डर ऑफ एक्स अपॉन में जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्स एंड द पावर। ऑर्डर एक्स कितना दिया है 12, और जीसीडी जो है वो 12 और 2 का आएगा 2, तो 12/2 मतलब 6। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ये थर्ड आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी सूझता नहीं करना क्या है, बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं एग्जाम में। एन एलिमेंट ए इन ग्रुप हैज ऑर्डर 100। एक एलिमेंट नाम है उसका ए एलिमेंट है ना, ए एलिमेंट बुलाओ। एन एलिमेंट ए इन अ ग्रुप हैज ऑर्डर 100, देन द ऑर्डर ऑफ 8⁻65। वही डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। ऑर्डर ऑफ 8⁻65 निकालने के लिए, ऑर्डर ऑफ 8⁻65 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब हो गया ये ऑर्डर ऑफ ए अपॉन में जीसीडी ऑफ ऑर्डर ए एंड 65, नहीं सॉरी, हाँ 65। ऑर्डर ए कितना दिया हुआ है 100 अपॉन में जीसीडी ऑफ 165 विच इज 100 अपॉन में जीसीडी ऑफ 165 इज व्हाट, 100 और 65 का जीसीडी 5 आएगा, नहीं 13 50 65 और उसमें बस 5 ही है, तो ये कितना हो जाएगा 20। तो करेक्ट आंसर हो गया 20। ठीक है, नेक्स्ट can I consider the following two statements? There cannot exist an infinite group in which every element has a finite order. In a group G, if A belongs to G and a to the power 7 is equal to E and a to the power 9 is also equal to E, then A has to be the identity element. अब कह रहे हैं कि which of the following statements is are true, ठीक है ना, which of the following statements is are true. दोनों ट्रू हैं या एक ट्रू एक गलत है, तो कौन सा वाला सही कौन सा वाला गलत, ये बेसिकली आपको बताना है। देखो अगर आप ये ग्रुप कंसिडर करो, ये आप सबको ध्यान होगा, दिस ग्रुप पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेशन, वी नो दैट दिस इज अ ग्रुप is in fact an infinite, in fact uncountable group, is an uncountable group, uncountable group। ऐसा ग्रुप है ये, अनकाउंटेबल ग्रुप है। जरा ध्यान से समझिएगा, ये अनकाउंटेबल ग्रुप है और इसमें आपको पता है कि हर एलिमेंट का स्क्वायर, व्हाट इज ए स्क्वायर हियर, ए स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब वही ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए विच इज 5, 5 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, तो हर एलिमेंट का स्क्वायर आइडेंटिटी आता है। तो आपको पता है हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर, इनफैक्ट अगर हर एलिमेंट का ऑर्डर की बात की जाए तो लेस आर इक्वल टू 2 रहेगा, और ज़्यादा प्रिसाइज कहना चाहते हो तो कह सकते हो हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है। तो ये एक इनफाइनाइट ग्रुप है जिसमें हर एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर का है। तो कह रहे हैं देयर कैन नॉट एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट ग्रुप इन विच एवरी एलिमेंट हैज़ अ फाइनाइट ऑर्डर, तो ये गलत कह रहे हैं, ऐसा मिल सकता है। कह रहे हैं कि इन अ ग्रुप जी इफ A belongs to G and a to the power 7 is equal to E and a to the power 9 is equal to E, then A is identity। ये भी सही है, देखो कैसे सही है, A की पावर 7 आइडेंटिटी है और A की पावर 9 भी आइडेंटिटी है। इसका मतलब ऑर्डर A मस्ट बी डिवाइजर ऑफ 7 और इसका मतलब ऑर्डर A मस्ट बी डिवाइजर ऑफ 9। अब ऐसा नंबर जो 7 और 9 दोनों को डिवाइड करे, एक ही है, वो है 1, और इसका मतलब A हैज टू बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। बोथ S1 S2 आर ट्रू, गलत। बोथ S1 S2 आर फॉल्स, गलत। S1 इज फॉल्स, S2 इज ट्रू, सही है। S1 इज ट्रू बट S2 इज फॉल्स, ये गलत है। करेक्ट आंसर हो गया इसका 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, ये रहा। तो एक ऑप्शन मिसिंग है क्या, इस वन ऑफ द ऑप्शंस इज मिसिंग। चलो देख लेते हैं, जो आएगा है ना उसके अकॉर्डिंग बताएंगे।
इनमें से आ गया तो सही, नहीं तो जो हमारा आया वही सही है, और क्या है कि नहीं। देखो पहले तो इन मैट्रिक्स को समझना है आपको। ऐसी मैट्रिसेस के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। ऐसी मैट्रिसेस के बारे में क्या चर्चा करनी है, चर्चा ये करनी है, ये मैट्रिसेस जो होती हैं कॉस थीटा साइन थीटा, या यहाँ माइनस साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा, इनको आप जानते होंगे, दीज आर कॉल्ड रोटेशन मैट्रिसेस। रोटेशन मैट्रिसेस काहे इनका नाम रोटेशन मैट्रिसेस है वो भी आपको पता है कि जब आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को थीटा डिग्री से या रेडियन से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो उस रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स आता है वो यही आता है, ठीक है। अब इनकी एक बेहद अच्छी प्रॉपर्टी है, मैं कहूँगा अगर ए थीटा में इसका नाम रखूँ तो इसकी अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि ए थीटा, ध्यान से सुनना, ए थीटा की पावर एन अगर आप करोगे तो हो जाता है ए एन थीटा। इसका मतलब दैट इज, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा का अगर आप पावर एन लगाएं तो वो हो जाएगा कॉस एन थीटा माइनस साइन एन थीटा एंड साइन एन थीटा कॉस एन थीटा। ये इनकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे हम इस क्वेश्चन में, परंतु अगर आप गौर से देखें तो आपका क्वेश्चन में जो दिया है मैट्रिक्स वो एग्जैक्टली उस फॉर्म की नहीं है। आपने देखो यहाँ साइन साइन दे दिया, यहाँ पे भी साइन, यहाँ पे भी साइन, बट अपन के मैट्रिक्स में जो है यहाँ कॉस है और यहाँ साइन है। अगर आप देख पा रहे हो ये भेद, तो आई होप आप देख पा रहे होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन थोड़ी करेंगे, पहले इसको खत्म करेंगे। देखो हमको जो मैट्रिक्स दी हुई है उस मैट्रिक्स में साइन पाई बाई 18 है, तो मुझे एक सिंपल सा फंडा मुझे पता है कि मुझे यहाँ अगर कॉस होता और ये सारे एंगल अगर सेम होते तब तो मैं आराम से जवाब दे लेता, है ना। तो मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कॉस बनाने के लिए, तो साइन थीटा को आप कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो जो आपका साइन पाई बाई 18 है इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 18, विच इज कॉस, एलसीएम हो गया इसका 18, तो ये हो गया 9 पाई माइनस पाई बाई 18, तो ये हो गया 9 में से गया 8 पाई और बटे 18, तो 2 2 कट जाएगा, तो कॉस हो जाएगा 4 पाई बाई 9। कितना हो गया 4 पाई बाई 9। तो मतलब ये साइन पाई बाई 18, साइन पाई बाई 18 को आप कॉस 4 पाई बाई 9 लिख सकते हो, ठीक है। और जब आप ऐसा लिख दोगे तो फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी, इस बेचारे के पास कुछ बचा ही नहीं, यही तो छुपाया जा रहा था आपसे। अगर आपने यही डिकोड कर लिया तो इन भाई साहब की कथा हो गई समाप्त। साइन पाई बाई 18 था माइनस साइन 4 पाई बाई 9 था, यहाँ साइन 4 पाई बाई 9 था और यहाँ साइन पाई बाई 18 था। अभी अभी हमको ये ज्ञान मिला कि साइन पाई बाई 18 को कॉस 4 पाई बाई 9 भी लिखा जा सकता है और माइनस साइन 4 पाई बाई 9, और ये आपका हो जाएगा साइन 4 पाई बाई 9 और ये हो जाएगा कॉस 4 पाई 9, 4 पाई बाई 9, है ना। ये हो गया। अब क्या, बस ये देखना है कि इसका नाम ए है, ए की मिनिमम कितनी पावर लगाई जाए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, बस ये आपसे पूछा गया है। तो ए की पावर मिनिमम मुझे चाहिए, मतलब मुझे चाहिए कि ए की पावर एन करने पे आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी का मतलब तो समझते ही हो गया 1 0 0 1, पर मुझे ये भी पता है कि जब मैं ए की पावर एन करता हूं तो जो एन है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब ये आपका हो जाएगा कॉस 4 पाई बाई 9 एन, फिर ऐसे ही साइन माइनस साइन के साथ 4 पाई, या हाँ ठीक है यार 9 बाई 4 पाई एन, 4 पाई एन बाई 9, ऐसे यहाँ पे साइन 4 पाई एन बाई 9 और कॉस 4 पाई एन बाई 9। मुझे ये चाहिए 1 0 0 1 के, ठीक। अब देखना,
तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि मुझे 4 पाई n/9 जो है दैट आई वांट टू बी इक्वल टू 1 कब आएगा cos थीटा, 0 पे स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बट वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चाहिए आपको, ठीक है। n 0 नहीं ले सकते, n 1 से तो बड़ा लेना पड़ेगा। ओके, तो अगला cos जो है वो कब देगा आपको वैल्यू 1, 0 पे देगा, उसके बाद फिर 2 पाई पे देगा, है ना। तो जो आपका cos 4 पाई n/9 है वो मुझे 1 चाहिए। तो cos 4 पाई/9 ये तो 0 हो सकता है या 2 पाई हो सकता है या 4 पाई हो सकता है एंड सो ऑन, है ना। 0 ले नहीं सकते, तो इसका मतलब 4 पाई n/9 को मुझे 2 पाई लिखना पड़ेगा। पाई पाई हो गया कैंसिल, तो 4n इज इक्वल हो गया 18, n का वैल्यू हो जाएगा 18/4। तो वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया तो 2 पाई से भी नहीं ले सकते, तो 4 पाई ले जाओ, समझ रहे हो, 4 पाई तक ले जाओ, समझ रहे हो कि नहीं। 2 पाई रखने पे n की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही, तो 4 पाई रख के देखो, तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल, तो n इज इक्वल टू 36, है ना, बाई 4। तो ये मतलब आपका 9 आ गया, ठीक है। और साइन में अगर यहाँ पाई, यहाँ पे देखो दोनों राजी होने चाहिए, साइन वाला भी राजी होना चाहिए। n को 9 रख के देखो ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आ रहा है, क्योंकि हो जाएगा 9 कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा साइन 4 पाई विच इज 0। तो दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, ये वाला 0 भी होना चाहिए और ये वाला 1 भी होना चाहिए, ऐसा स्मॉलेस्ट n ढूंढना है। ऐसा स्मॉलेस्ट n जो हमको मिल रहा है वो है 9, ठीक है। और वो यहाँ से डायरेक्ट भी दिख रहा है। मुझे यहाँ ऐसा कुछ बनाना है कि ये पाई का इवन मल्टीपल रहे और ये पाई का मल्टीपल रहे जस्ट। तो पाई का इवन मल्टीपल बनाने के लिए कम से कम क्या मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे, कम से कम 9 पूरा कट जाए ना, यही तो चाहूंगा मैं, ताकि पाई का इवन मल्टीपल बना रहे। मुझे कम से कम 9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे पहले मैं चाहे जो मल्टीप्लाई कर लूँ कभी भी ये 9 कैंसिल नहीं होगा, तो पाई का इवन मल्टीपल नहीं बने, ठीक है। तो कम से कम मुझे जो n की वैल्यू है वो 9 लेनी पड़ेगी, ठीक है। वो देख के ही पता चल रहा है, इतना कैलकुलेशन की जरूरत है नहीं, लेकिन जो थोड़े से अनाड़ी हैं वो पूरा कैलकुलेशन करके भी कर सकते हैं। तो ये रहा ऑप्शन, जरूरत नहीं पड़े हमको ए ऑप्शन की, वट एवर इट वॉज, ठीक है। तो 9 होना चाहिए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, 9 से पहले कुछ भी ले लो कैंसिल ही नहीं होगा कभी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट जी बी सेट ऑफ ऑल रैशनल्स p by q where q is an odd integer with respect to the usual multiplication of reals, g is not a group because, अच्छा ये कह रहे हैं कि ग्रुप नहीं है, मतलब g में जो है ऐसे नंबर्स ले रहे हैं p by q जहां q जो है वो ऑब्वियसली ऑड इंटीजर कह रहे हैं, q इज ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर, है ना। तो ये क्यों नहीं होगा, क्या नाम है, ग्रुप ये पूछ रहे हैं आपसे, p और q दोनों जो है इंटीजर्स हैं ऑब्वियसली, और q नॉट इक्वल टू 0 है, बट q के बारे में एक चीज़ और बोल रखा है कि वो ऑड इंटीजर है। मैं हमेशा q को पॉजिटिव रख सकता हूँ, मैं नेगेटिव साइन p में लगा सकता हूँ, तो आई कैन अज्यूम दैट q इज पॉजिटिव। बहरहाल उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो आइडेंटिटी इसमें है कि नहीं, पहले तो ये देख लो। मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी 1 होती है, तो 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 को आप 1/1 लिख सकते हो विच इज एन एलिमेंट ऑफ g, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो है g में, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, मान लो एक मैंने एलिमेंट लिया p by q और एक लिया मान लो मैंने p डैश बाई q डैश, जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा p डैश अपॉन q डैश। नहीं, अब दो ऑड का प्रोडक्ट ऑड ही आएगा, नहीं, कोई भी दो ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट करोगे तो ऑड आएगा, तो मतलब क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑल्सो देयर, कोई दिक्कत नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टीज देयर। थर्ड चाहिए इनवर्स। देखो ये जो कह रहे थे कि नो एलिमेंट ऑफ जी कैन बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये तो गलत है, ठीक है। नॉट एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैव एन इनवर्स, ये देखते हैं। द क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, ये भी गलत है, अभी देखा क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, ये तो हमेशा ही गलत है, क्योंकि रियल नंबर पे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव होल्ड करती है तो उसके हर सबसेट पे भी करेगी, ठीक है। और नॉट एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज एन इनवर्स, हाँ ये बात दमदार लग रही है, क्योंकि जैसे अगर मैं 1/3 लूँ, 1/2/3 ले लेता हूँ, तो इनवर्स ऑफ 2/3 इन मल्टीप्लिकेशन इज 3/2। अब इसका डिनोमिनेटर जो q था वो इवन नहीं रहेगा, ऑड नहीं रहेगा ना, इट इज एन इवन नंबर,
तो दिस डजंट बिलोंग टू द गिवन कलेक्शन जी, है ना। तो इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए ये जो है वो ग्रुप नहीं बना रहा। तो नॉट अ ग्रुप बिकॉज नॉट एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन हैव एन इनवर्स। जिनके पास ये सुविधा नहीं है, जिनका न्यूमरेटर इवन हो, जिनका न्यूमरेटर इवन हो, उनके पास कभी भी इनवर्स की सुविधा नहीं मिलेगी इस ग्रुप में, सॉरी इस कलेक्शन में। ग्रुप तो बना ही नहीं बेचारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रेटली लेट G be a group and let H and K be two subgroups of G if both H and K have 12 elements. Which of the following numbers cannot be the cardinality of the set HK is equal to H into K when H belongs to H? देखो ये पहले बात तो आपको ये साफ सा रिजल्ट दुनिया में सबको बताया गया है, ये चीख के ऑर्डर ऑफ एच के होता है ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ऑर्डर ऑफ एच हो गया 12, ये हो गया 12, और ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के क्या है पता नहीं है, पर पता ये है कि ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के हैज़ टू बी डिवाइजर ऑफ 12, क्योंकि एच इंटरसेक्शन के एच का भी सब ग्रुप होगा, के का भी सब ग्रुप होगा। मतलब ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के क्या क्या संभव है, एक संभव है या दो संभव है या तीन संभव है या चार संभव है या 6 संभव है या 12 संभव है। ठीक है, 4 6 12 और कुछ संभव है नहीं। अगर ये एक रख दिया आपने तो 144 ऑर्डर रहेगा, अगर 2 रख दिया तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 रख दिया तो 72 आ जाएगा, तो ये भी पॉसिबल है। 3 रख दिया तो 48, ये भी पॉसिबल है। 4 रख दिया तो 36, ये भी पॉसिबल है। 5 तो है नहीं। 6 रख दिया तो 24 इसमें ऑप्शन में नहीं है। 12 रख दिया तो 12, तो कौन सा नहीं बन सकता कभी भी, 60। क्या नहीं बन सकता, 60। बाकी तो बन सकते हैं। ठीक है, क्या नहीं बन पाएगा, 60 ऑर्डर नहीं हो पाएगा, क्योंकि एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर जो है वो इनमें से कोई है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 60 नहीं पॉसिबल है। नेक्स्ट देखिए, लेट P बी ए प्राइम नंबर, कंसिडर द ग्रुप SL2ZP। ये ZP है बेटा, SL2ZP। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, दिस इज ZP। और कैसे एलिमेंट है इसमें, ABCD, जहां ABCD ZP के एलिमेंट है और AD माइनस BC 1 है। अंडर द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, देन द ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट 1 1 0 1 इज व्हाट। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इफ आई हैव टू फाइंड 1 1 0 1 का ऑर्डर, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करके पैटर्न देखना पड़ेगा भाई, कितना पावर करने पे आइडेंटिटी बन सकता है, ये बनेगा भी कि नहीं बनेगा, है ना। तो 1 1 0 1 का ऑर्डर निकालने के लिए 1 1 0 1 को लेट अस मल्टीप्लाइड बाई 1 1 0 1। ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 0, ये हो गया 1। अच्छा, तो स्क्वायर करने पे यहाँ 2 आ गया। एक बार क्यूब करके देखते हैं क्या जो मैं पैटर्न सोच रहा हूँ वही है। तो स्क्वायर तो ऑलरेडी आपने निकाल रखा है, बस इसको वापस 1 1 0 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 + 2 3 0 1, है ना। तो मतलब ठीक है, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ये कितना कम से कम पावर लगाओगे कि यहाँ 0 हो जाए, ये तो चेंज हो नहीं रहे, यही 1 2 3 बनता जा रहा है। तो ZP में अगर P बन जाएगा तब 0 बनेगा, वो उससे पहले कभी 0 बनेगा नहीं, है ना। तो इसका मतलब मुझे इसकी कम से कम पावर P करनी पड़ेगी। 1 1 0 1 की पावर कम से कम P करूंगा मैं, तब जाकर के 1 P 0 1 बनेगा ये, विच इज इनफैक्ट 1 0 0 1। इतनी पावर करूंगा तब जाकर के ये बनेगा, इसका मतलब इसका ऑर्डर P है। ठीक है, तो इस एलिमेंट का ऑर्डर P है। नेक्स्ट देखते हैं, द सेट M ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। स्क्वायर मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप, सेमी ग्रुप, मोनोइड। देखो सेमी ग्रुप तो डेफिनेटली है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर स्क्वायर मैट्रिसेस का ले रहे हो दैट इज ऑलवेज एसोसिएटिव ना। पहली बात तो पॉसिबल होना चाहिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो ये स्क्वायर मैट्रिसेस में तो किसी भी दो को मल्टीप्लाई कर दो सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर लिखा है यहाँ पे। ठीक है, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस लिखा होता ना, और ये ना लिखा होता तब फिर तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनता। 3 × 3 को 4 × 4 में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ग्रुप, क्या ग्रुप है ये,
तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हर मैट्रिक्स का इन्वर्स मिलना जरूरी नहीं है, हर स्क्वायर मैट्रिक्स का, है ना। जैसे आप 0 0 0 0 ही मैट्रिक्स ले लो, उसका कोई इन्वर्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सेमी ग्रुप तो बन जाएगा, एसोसिएटिव है। मोनोइड के लिए आइडेंटिटी चाहिए, वो है इसके पास 1 0 0 1, है ना। अच्छा, n क्रॉस n का लोगे तो फिर आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर क्या नाम है, n ले लोगे। अगर m आपने n क्रॉस n r ले लिया, उस केस में आइडेंटिटी का काम कौन करेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ये वाला 1 0 0 0 0, है ना, यहाँ बनाएगा एंड सो ऑन। समझ गए होगे यार, इतना लिखोगे नहीं तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा, तो मोनोइड है ये। रैंक का क्या मतलब है? ग्रुप नहीं है, ठीक है। ये कुछ मिसिंग है, रैंक नहीं है कोई वर्ड। ग्रुप बनाएगा, सेमी ग्रुप बनाएगा, मोनोइड बनाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लिख सकते थे नॉट अ ग्रुप, ऑप्शन में मैं लिख देता हूँ नॉट अ ग्रुप, है ना, नॉट अ ग्रुप, तो ये भी सही हो जाएगा, ग्रुप नहीं बनाएगा, ठीक है। दिस इज नॉट गोइंग टू फॉर्म ग्रुप। क्यों नहीं फॉर्म करेगा? क्योंकि इसमें इन्वर्स नहीं मिलेगा, ठीक है। क्लोजर विल होल्ड और आइडेंटिटी भी मिल जाएगा, तो मोनोइड तक ये पहुंच जाएगा, बट इट विल नॉट बी अ ग्रुप। नेक्स्ट देखिए, लेट Z स्टार बी एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर where Z is the set of integers and operation this is a binary operation defined by n star m is equal to maximum of n and m, then Z star is a क्या? ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड, ग्रुप। ग्रुपॉइड तो बन गया भाई, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन तो है ही, दो इंटीजर्स का मैक्सिमम एक इंटीजर ही आएगा। सेमी ग्रुप है क्या? सेमी ग्रुप के लिए एसोसिएटिव हो ही जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। अगर आप n स्टार m स्टार कुछ भी कर दें यार, s कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी मैक्सिमम ऑफ m n s, नहीं, इसको क्या आप लिख सकते हो? मैक्सिमम ऑफ m n s, तीनों का मैक्सिमम बेसिकली। अब दो को एक साथ कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये आपका सेमी ग्रुप बना देगा, एसोसिएटिव हो जाएगा ऑपरेशन ये। मोनोइड है क्या? मोनोइड के लिए आइडेंटिटी चाहिए, तो कौन सा है जिसके साथ मैक्सिमम लो तो वही एलिमेंट वापस आए? 0 के साथ नहीं। अगर मैं n स्टार 0 करूं तो विल बी मैक्सिमम ऑफ, अच्छा इंटीजर दिया है तब तो नहीं होगा कोई ऐसा, सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढना है ना। मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम वही वापस आए, इसका मतलब मैं ये चाहता हूं कि एक ऐसा ई मिले कि मैक्सिमम ऑफ n एंड ई इज ऑलवेज n फॉर एवरी इंटीजर n, तब नहीं मिल पाएगा, ठीक है। नॉन नेगेटिव लेते फिर 0 काम कर जाता, बट सारे इंटीजर ले लिए हैं तो फिर सबसे छोटा इंटीजर तो कोई नहीं है ना, ओके। तो मोनोइड तो नहीं बन पाएगा ये। ग्रुप कैसे बनेगा जब मोनोइड ही नहीं बन पाया? तो ग्रुपॉइड होगा और सेमी ग्रुप होगा, ठीक है। If H and K are two subgroups of a group G, then HK is a subgroup of G if and only if, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, if and only if HK is equal to KH, खत्म कहानी, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स इज सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ, मतलब H और K अगर वो सब ग्रुप्स हैं तो HK इक्वल टू KH, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, let G star be an algebraic structure where G is the set of all non-zero real numbers and star is a binary operation defined by A star B is AB by 4 for all AB belongs to G, then the inverse of A in G is, तो इनवर्स के लिए क्या करना? पहले आइडेंटिटी ढूंढना पड़ेगा, तो पहले तो A स्टार B, मुझे ऐसा B चाहिए कि वापस A आए, इसका मतलब AB by 4 मुझे वापस A चाहिए, है ना। अब इसका मतलब B मुझे चाहिए, क्या नाम है, 4, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ए नॉन जीरो है, आइडेंटिटी इसकी 4 हो गई। अब इन्वर्स निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? अगर मुझे इन्वर्स चाहिए तो मुझे चाहिए ए स्टार बी करने पे आइडेंटिटी आ जाए, तो मतलब ये हुआ कि ए बी बाई 4 जो है वो 4 आ जाए, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 बाई ए,
किसी एलिमेंट का इन्वर्स जो है वो 16/a है। ठीक है, ठीक है ना। ओके, तो ये करेक्ट आंसर है। 16/a को a में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा और 4 मतलब आइडेंटिटी आ जाएगा। Let G be a finite group of even order, then which of the following statements is correct? The number of elements of order 2 in G is even. The number of elements of order 2 in G is odd. G has no subgroups of order 2, none of the above. अगर इवन ऑर्डर का कोई ग्रुप है, मतलब 2 उसके ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 ऑर्डर का एलिमेंट पक्का होगा उसमें। ठीक है, 2 ऑर्डर का एलिमेंट उसमें पक्का होगा। और अगर उसमें 2 ऑर्डर का एलिमेंट है, इसका मतलब ये है कि भाई 2 ऑर्डर का सब ग्रुप भी होगा, है ना। कौन कहता है 2 ऑर्डर का एलिमेंट पक्का होगा? कॉची थ्योरम, कि अगर कोई भी प्राइम किसी भी फाइनाइट ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उसके पास उस ऑर्डर वाला एक एलिमेंट पक्का मिलेगा, है ना। तो 2 ऑर्डर का इसके पास पक्का एक एलिमेंट होगा तो पक्का एक सब ग्रुप भी होगा। और क्या बात करी है इन्होंने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन G इज इवन। ये डायरेक्ट फैक्ट है, किसी भी ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर में 2 ऑर्डर के एलिमेंट हमेशा ऑड ही मिलते हैं। जब भी मिलते हैं कितने मिलते हैं, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन G इज इवन, ये गलत है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन G इज ऑड, ये सही है। G हैज़ नो सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2, ये गलत है। नन ऑफ द अबव, तो सेकंड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, आपको दिया है अल्फा और बीटा कोई भी रियल नंबर्स हैं एंड हमको एक मैप डिफाइन करनी है फाई अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, और ये मैप कहाँ से कहाँ डिफाइन करनी है आपको, ये मैप आपको डिफाइन करनी है R से R तक, मतलब इसका डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है और कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर क्योंकि ये कलर थोड़ा सा इस पे विजिबल नहीं है। तो आपका जो मैप है वो R से R तक डिफाइन किया गया है, और ये मैप किसकी मदद से डिफाइन कर रहे हैं देखना जरूरी है। ये मैप डिफाइन किया जा रहा है रियल नंबर्स अल्फा और बीटा की मदद से। फॉर एनी गिवन पेयर ऑफ रियल नंबर्स अल्फा एंड बीटा, हम हमेशा ये मैप डिफाइन कर सकते हैं फाई अल्फा बीटा गिवन बाई दिस, कि फाई अल्फा बीटा अप्लाइड एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब आपको पहले अगर समझना है कि मैप कैसे काम करती है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब ये फाई ऐसी मैप है कि सपोज करो मैं फाई को लगा देता हूँ, मान लो मैं फाई को लगा देता हूँ एट द पॉइंट, सपोज करो मैं 2,3 लेता हूँ, फाई 2,3, और इसको मान लो मैं 3 पे लगा देता हूँ, या किसी पे भी लगा सकते हो, 4 पे लगा देता हूँ। तो बाय डेफिनेशन ये क्या करता है, मैप इसको समझो पहले। ये क्या करता है कि जो भी एक्स पे आप इस मैप को अप्लाई करोगे, उस एक्स को ये अल्फा से मल्टीप्लाई करके उसमें ये बीटा जोड़ देगा। ठीक है ना, तो इस 4 को ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा और उसमें 3 जोड़ देगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 11। इनफैक्ट फाई 2,3 अप्लाइड एट एनी एक्स विल गिव यू 2x प्लस 3। क्या देगा आपको, 2x प्लस 3। ठीक है ना, दिस विल गिव यू 2x प्लस 3। तो इस प्रकार से ये आपका काम करेगा। यहाँ अल्फा और बीटा आपके चेंज होते रहेंगे और ये इस प्रकार से आपकी मैपिंग काम करेगी। ठीक है, ओके। देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे। जी जो है वो कलेक्शन ऑफ फाई अल्फा बीटा है, मतलब जितने भी ऐसे अल्फा बीटा लेके आप फाई अल्फा बीटा मैप्स डिफाइन कर सकते हो, सबको कनेक्ट कर लिया एक्स एट जी में। और फिर कह रहे हैं कि फॉर एनी टू मैप्स एफ एंड जी बिलोंग्स टू जी। ऑब्वियसली आप देख पा रहे हैं कि जी के जो एलिमेंट्स है दे आर नथिंग बट दे आर मैपिंग्स फ्रॉम आर टू आर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि फॉर एनी टू एलिमेंट्स एफ एंड जी बिलोंग्स टू जी, वो डिफाइन क्या कर रहे हैं, जी ऑफ एफ। और कैसे डिफाइन किया जा रहा है कि जी ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू जी एट एफ एक्स, मतलब ये कंपोजिशन ऑफ मैपिंग बेसिकली ऑपरेशन आपका डिफाइन किया जा रहा है। ऑपरेशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स, वो आपको समझ में आ रहा होगा। और ये कह दे रहे हैं कि जो जी ऑफ एफ है भाई, ये ठीक है, हमेशा जी में ही वापस आएगा। देखो, 2 मैपिंग्स जो जी में हैं या 2 एलिमेंट जो किसी भी सेट में हैं, जो नहीं कि उनको ऑपरेट करने के बाद जो एलिमेंट आए वापस उसी सेट में आए, बट यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि होगा, ये दिया हुआ है कैसा हो रहा है। ठीक है, तो अगर चाहो तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं सपोज करो फाई अल्फा कॉमा बीटा एट एक्स
या ऐसे देखो, मान लो मैंने f को ले लिया फाई अल्फा कॉमा बीटा एंड g को ले लिया मान लो मैंने से फाई a कॉमा b। ठीक है, तो अगर मैं g ऑफ f करता हूँ एट एनी x, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वापस ये g की कोई मैप आ रही है, जैसा कि दावा कर रहे हैं कि आ रही है ना। एग्जाम में ऑब्वियसली आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने दिया हुआ है तो मान लेना वो जो कह रहे हैं सही कह रहे होंगे। तो दिस इज व्हाट इज जी, जी इज फाई a कॉमा b एंड f इज फाई अल्फा कॉमा बीटा एट x। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, फाई अल्फा कॉमा बीटा की डेफिनेशन देखो तो अल्फा कॉमा बीटा क्या करता है, फाई अल्फा कॉमा बीटा क्या करता है कि x को अल्फा से मल्टीप्लाई करके बीटा उसमें जोड़ देता है। ठीक है, तो ये x को अल्फा से मल्टीप्लाई करके बीटा को जोड़ देता है उसमें। अब ये फाई a कॉमा बी एट दिस लगाओगे, ये भी अब आपके लिए x का काम कर रहा है ना। तो फाई a कॉमा बी एट दिस x विल बी, ये फाई अल्फा कॉमा बीटा या कोई भी c कॉमा डी या कोई भी a कॉमा बी क्या करता है, जिस x पे भी उसकी वैल्यू निकाल दोगे उस x को इससे पहले जगह पे जो है उससे मल्टीप्लाई करेगा और सेकंड प्लेस पे जो है वो जोड़ देगा। तो a इंटू में अल्फा एक्स प्लस बीटा और प्लस बी, जिसको कि आप चाहो तो लिख सकते हो a अल्फा एक्स प्लस a बीटा प्लस बी। ठीक है, अब अगर आप g ऑफ एफ एक्स देखें ध्यान से तो आपको दिख रहा होगा g ऑफ एफ एट एक्स इज नथिंग बट व्हाट, देखना ध्यान से, ये a अल्फा इंटू एक्स अलग कर लो और a बीटा प्लस बी अलग कर लो, तो ये हो जाएगा a अल्फा इंटू एक्स अलग और a बीटा प्लस बी अलग। अब अगर मैं इसको कैपिटल A बोल दूं, इसको मैं कैपिटल B बोल दूं, तो आप देख रहे हो कि आपका जो g ऑफ एफ एट एक्स है दैट कम्स आउट टू बी ए एक्स प्लस बी। क्या है, ए एक्स प्लस बी, जिसको कि आप क्या लिख सकते हैं, तो g ऑफ एफ एट एक्स ए एक्स प्लस बी को आप क्या लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन इट इज नथिंग बट फाई a कॉमा बी अप्लाइड एट x। तो ये वापस से जो g ऑफ f आपका आया दैट इज नथिंग बट फाई a कॉमा बी, जहां a आपका ये रहा a अल्फा है और b आपका a बीटा प्लस b है। तो मतलब ये वापस जो आपका फंक्शन आया है g ऑफ f, ये उसी प्रजाति का है जिस प्रजाति के g और f थे। ठीक है, जिस सेट से g और f आ रहे थे उसी सेट में ये g ऑफ f भी आ रहा है। इसका मतलब ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, है ना। यूजुअली हम मान लेते हैं कि जो ये सही कह रहे हैं, ठीक है, बट ठीक है हमने वेरीफाई भी कर लिया, एग्जाम में जरूरत नहीं थी। ठीक है, कह रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेशन है, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि है बाइनरी ऑपरेशन। इज इट एसोसिएटिव, अब आपको ये ध्यान में रखना है कि कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स इज ऑलवेज एसोसिएटिव, व्हेनेवर इट इज डिफाइंड इट इज ऑलरेडी एसोसिएटिव। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव तो है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। मैपिंग्स का कंपोजिशन अगर डिफाइंड है तो, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर डिफाइंड है तो ये हमेशा क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। ठीक है, द बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, सो इज इट कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव कैसे चेक करोगे, देखो जो आपने मल्टीप्लाई किया वहीं से पता चल रहा है कि कम्यूटेटिव होगा कि नहीं होगा। अभी आपने जो बड़ी बात मुझे बताई, अद्भुत बात, यहाँ से अगर देखा जाए तो आपने क्या अद्भुत बात बताई मुझे, या मैंने आपको क्या अद्भुत बात बताई, कि जब आप कंपोजिशन लोगे फाई a कॉमा बी और फाई अल्फा कॉमा बीटा का, तो आंसर आ रहा है फाई कैपिटल A कॉमा कैपिटल B, एंड व्हाट इज कैपिटल A, दैट इज A अल्फा कॉमा A बीटा प्लस B, A बीटा प्लस B। तो बेटा अगर मैं इनके रोल इंटरचेंज कर दूं, मतलब इधर कर दूं इसको, तब क्या आएगा आंसर, मतलब मैं फाई अल्फा कॉमा बीटा कंपोजिशन फाई A कॉमा B की अगर वैल्यू निकालना चाहूं यूजिंग द सेम प्रोसेस, तो बस आपने एक जगह पे अल्फा लिख दिया, बी जगह पे बीटा लिख दिया है, इंटरचेंज कर दिया बस। तो यहाँ रहेगा अल्फा ए कॉमा अल्फा बी प्लस बीटा। अब ये अगर आप ध्यान से देखो, आप गौर से देखो, अगर आप इत्मीनान से देखो तो आप एक चीज देख पाओगे, क्या देख पाओगे कि ये जो आपका ए अल्फा है वो तो इसके बराबर है, लेकिन जो ये आपका ए बीटा प्लस बी है वो हमेशा अल्फा बी प्लस बीटा के बराबर है, ये ऑब्वियसली जरूरी नहीं है। ठीक है,
तो इसका मतलब ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं है, नॉट नेसेसरली कम्यूटेटिव। तो लिख देना सिंस, लिख देना क्या मतलब, अब अगर एकेडमिक्स में क्वेश्चन आता तो बाकायदा एकदम सुंदर राइटिंग में लिखते हैं सिंस दिस, ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बट ठीक है यहाँ पे मैं आपका इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपके प्रॉपर नोट्स बन जाएं, ठीक है ना। अदरवाइज क्वेश्चन फटाफट देख के आंसर टिक करके आगे बढ़ना होता है, एग्जाम में टाइम नहीं वेस्ट करना होता है, इतना सुंदर राइटिंग तुम्हारी कौन देखने जा रहा है ना। वैसे पेपर भी नहीं देंगे तुमको कि तुम अपने आप को देख ही बघार सको, वाह क्या सुंदर लिखा था मैंने, है पेपर भी वहीं जमा हो जाएगा। बहरहाल अगर आप देखो तो आप देख पा रहे हैं कि फाई ए कॉमा बी कंपोजिशन फाई अल्फा कॉमा बीटा इज नॉट इक्वल टू फाई अल्फा कॉमा बीटा कंपोजिशन फाई ए कॉमा बी। इसका मतलब दिस इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। आपको अगर और आश्वस्त होना है तो आप अल्फा बीटा बी, है ना, ए बीटा बी और अल्फा बी बीटा कुछ चॉइसेस के लिए निकाल लेना, ठीक है, जिसके लिए आपको दिख जाए एग्जैक्टली द बाइनरी ऑपरेशन दिस इज कम्यूटेटिव। गलत है, ये कम्यूटेटिव नहीं है। फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R2 एंड अल्फा नॉट इक्वल टू 0 देयर एग्जिस्ट एन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R2 so that the composition of phi alpha comma beta with phi a comma b gives us phi alpha comma beta back। मतलब कहीं ना कहीं दे आर टॉकिंग अबाउट द आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। मतलब फाई अल्फा कॉमा बीटा का कंपोजिशन एक ऐसे एलिमेंट से लेना चाह रहे हैं कि वापस वही फाई अल्फा कॉमा बीटा आ जाए, और ऐसा जो भी एलिमेंट होता है ना, वो बेसिकली आपका लेफ्ट राइट आइडेंटिटी का काम करेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि नहीं है। अभी हमने कैलकुलेट किया था फाई अल्फा कॉमा बीटा कंपोजिशन फाई ए कॉमा बी। एक बार दोबारा उनके दर्शन कर लेते हैं कि वो क्या था। फाई अल्फा कॉमा बीटा कंपोजिशन फाई ए कॉमा बी, दैट वाज फाई अल्फा ए कॉमा अल्फा बी प्लस बीटा, यही था ना। तो हमने देखा था, क्या देखा था, हमने देखा था नाउ फाई अल्फा कॉमा बीटा कंपोजिशन फाई ए कॉमा बी वुड बी नथिंग बट फाई अल्फा ए कॉमा अल्फा बी प्लस बीटा, यही था, अल्फा बी प्लस बीटा, ठीक, ओके। अच्छा मुझे ये क्या चाहिए वापस, मुझे वापस चाहिए ये, मुझे ये वापस चाहिए फाई अल्फा कॉमा बीटा के। तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं मुझे चाहिए अल्फा कॉमा ए अल्फा हो जाए, सॉरी अल्फा इंटू ए अल्फा हो जाए और अल्फा बी प्लस बीटा बीटा हो जाए। तो मतलब ये हुआ मुझे चाहिए अल्फा ए अल्फा हो जाए और अल्फा बी प्लस बीटा जो है वो बीटा हो जाए। इसका मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो अल्फा बी 0 हो जाए, नहीं अल्फा बी क्या हो जाए 0। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये है, ओके, एक इक्वेशन मेरे पास ये है ये वाली, और एक इक्वेशन मेरे पास ये है। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को हल करने का प्रयास किया जाए तो यहाँ से आप देख रहे हो क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा नॉन जीरो है। If you look at the question in this third part, it is given that alpha is not equal to 0. So since alpha is not equal to 0, so we can divide both side by alpha, right? We can divide this equation by alpha. तो ये हो जाएगा a equals 1, ठीक। और यहाँ से मुझे अल्फा की वैल्यू तो नहीं पता है, ठीक है, अल्फा तो कुछ भी हो सकता है। b क्या लें, b की वैल्यू निकालनी है मुझे। b की वैल्यू क्या लोगे, अल्फा क्योंकि नॉन जीरो होता है, यहाँ से ऑब्वियसली b की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, b की वैल्यू क्या आ रही है 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप इस एलिमेंट की तलाश कर रहे थे कि इसका कंपोजिशन इसके साथ लिया जाए तो वापस वही एलिमेंट आ जाए, ये तभी संभव हो पा रहा है जब मैं a को 1 ले लूँ और b को 0 ले लूँ। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट a कॉमा b इक्वल्स 1 कॉमा 0 बिलोंग्स टू R2, राइट, सच दैट फाई ऑफ अल्फा कॉमा बीटा कंपोजिशन फाई ए कॉमा बी इक्वल्स फाई अल्फा कॉमा बीटा अगेन, राइट। अच्छा क्या ये आइडेंटिटी का काम करेगा, तो उसके लिए बस आपको ये चेक करना है कि अगर मैं फाई ऑफ 1 कॉमा 0 को कंपोजिशन करूँ फाई ऑफ ए कॉमा अल्फा कॉमा बीटा के साथ, तक कि वापस ये अल्फा कॉमा बीटा आ रहा है। एंड बाय डेफिनेशन ये होता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स 1 इंटू अल्फा
फिर दिस इंटू दिस मतलब कॉमा 1 इंटू बीटा और प्लस में दिस 1 प्लस 0, तो ये रहेगा फाई ऑफ अल्फा कॉमा बीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फाई ऑफ 1,0 है इज आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट अब जी। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, फाई 1,0 वैसे है क्या? अगर फाई 1,0 कैलकुलेट करना पड़े, व्हाट इज फाई 1,0? तो फाई 1,0 एट एक्स इज व्हाट? दैट इज 1 इंटू एक्स प्लस 0 विच इज एक्स, एंड दैट इज नथिंग बट द आइडेंटिटी फंक्शन। इसका मतलब जो आपका फाई 1,0 है दैट इज नथिंग बट द आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। तो कंपोजिशन में आइडेंटिटी होगा क्या? कंपोजिशन में अगर आइडेंटिटी हुआ अभी तो कौन होगा? आइडेंटिटी फंक्शन होगा। तो दिस इज द आइडेंटिटी। तो वी हैव आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट? इन द गिवन सेट with the given operation we can see that we have identity element, associative भी है, identity element भी है, that means it is a monoid, है ना। तो पहले तो ये सही हो गया, for every alpha comma beta belongs to R2 there is some a comma b belongs to R2 such that this thing is happening। even अगर ये a नॉन जीरो नहीं भी कहा होता तब भी वो होता, है ना। आप कहते कैसे होता सर? वो फिर हम a से डिवाइड, अल्फा से डिवाइड नहीं कर पाते अगर a नॉन जीरो नहीं दिया, अल्फा नॉन जीरो नहीं दिया होता तो डिवाइड करने की जरूरत क्या थी? मुझे तो बस ऐसा ए और बी ढूंढना था। इस इक्वेशन जरा ध्यान समझना, इस इक्वेशन को हल करने के लिए मतलब मुझे ए और बी निकालने थे ना, ये तो मेरा उद्देश्य था। ए और बी निकालने के लिए जरूरी थोड़ी है कि मुझे अल्फा नॉन जीरो दिया हो मैं डिवाइड करके ए और बी निकालूं। यहां से देख के भी तो बता सकता हूं कि अगर ए को मैं 1 ले लूं और बी को 0 ले लूं तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। तो 1,0 विल स्टिल बी आइडेंटिटी एलिमेंट इवन इफ दिस अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अल्फा के नॉन जीरो हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये ग्रुप बना रहा है, डज इट फॉर्म अ ग्रुप? ओके, तो अगर मुझे इसको ग्रुप बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इनवर्स भी ढूंढना पड़ेगा हर एलिमेंट का। आइडेंटिटी तक तो हम पहुंच गए हैं, लेट्स फाइंड इनवर्स। अब देखिएगा जरा ध्यान से, इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो इनवर्स के लिए क्या करना पड़ता है? ट्राई टू फाइंड इनवर्स। अगर नहीं मिला तो कह देंगे कि भैया नहीं है ग्रुप, उसमें कौन सी शर्म वाली बात है कि नहीं। तो हमको चाहिए फाई अल्फा कॉमा बीटा का अगर इनवर्स, तो मतलब मुझे ऐसा कुछ फाई ए कॉमा बी चाहिए कि कंपोजिशन लेने पे फाई 1,0 आ जाए, फाई 1,0, समझ रहे हो, ये आ जाए, ठीक है। तो देखना ध्यान से, इसका मल्टीप्लिकेशन हमने देखा था, ये हो जाएगा फाई अल्फा ए कॉमा अल्फा बी प्लस बीटा। एंड हम क्या विश करते हैं, हम चाहते हैं, हमारी ये इच्छा है ये इसके बराबर आ जाए। इसका तात्पर्य क्या है? अगर मैं चाहता हूं कि ये इसके बराबर आ जाए, मतलब ये मैं ये चाहता हूं कि अल्फा ए जो है वो 1 हो जाए, और मैं ही चाहता हूं कि जो अल्फा बी प्लस बीटा है वो 0 हो जाए। यही मुझे चाहिए अगर मैं इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता हूं तो। अगर मैं चाहता हूं कि ऐसे मुझे ए और बी मिलें तो यही तो करना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब अल्फा ए इक्वल टू 1 हो जाए और अल्फा बी प्लस बीटा इक्वल टू 0 हो जाए। यहां से अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं, चाहें क्या, आपको देखना ही पड़ेगा यहाँ से, और क्या कर सकते हो, है ना। यहाँ से देखो, अगर आप यहाँ से देखो अल्फा ए 1 है, क्या हर अल्फा के लिए मैं ऐसा ए चूज कर सकता हूँ कि अल्फा ए 1 आ जाए? नहीं कर सकता। आप कहोगे दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन और व्हाट अल्फा इक्वल 0। अगर अल्फा 0 हो जाए, क्योंकि अल्फा बीटा तो कुछ भी R2 के एलिमेंट अलाउड है हमारे कलेक्शन में ना, जो फाई अल्फा कॉमा बीटा आप ले रहे हो उसमें अल्फा बीटा आर एनी रियल नंबर्स, कोई कंडीशन नहीं दी हुई है। तो जो आपका ये अल्फा है अगर वो 0 हो जाए तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब जब भी अल्फा 0 हो जाएगा तो जो आपका यहाँ वाला एलिमेंट है फाई अल्फा बीटा, उसमें अल्फा जब भी 0 होगा हमारे पास इन्वर्स नहीं आएगा। तो आप ये कह सकते हो देयरफॉर व्हाट, देयरफॉर फाई 0 कॉमा बी डज नॉट हैव एन इनवर्स
एन इनवर्स, ठीक है, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर, चाहे जो बी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। 0 अगर हो गया ये वाला तो फिर कभी भी इनवर्स नहीं मिलेगा। इसका मतलब दिस डजंट फॉर्म अ ग्रुप, दिस डजंट फॉर्म अ ग्रुप। तो ये भाई साहब जो कह रहे थे ये ग्रुप हो जाएगा, ये गलत कह रहे थे, दिस कैन नॉट बी ग्रुप, ठीक है, दिस कैन नॉट बी ए ग्रुप, चाह के भी ये ग्रुप नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब इसमें ऐसा हम क्या करते कि ये ग्रुप बन जाए, तो आपको दिख गया होगा, ये चीज़ आपको दिख जानी चाहिए, आपको दिख गया होगा कि अगर ये अल्फा 0 नहीं होता तब डेफिनेटली मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाता। तो ये भी ऑब्जर्व कर लीजिएगा, क्या पता इस पे क्वेश्चन आ जाए, ऐसे भी पूछ सकते हैं ना, ऑब्जर्व इफ G is the collection of those phi alpha betas where alpha beta are real numbers and this phi thing, phi alpha comma beta, is a map from R to R given by phi alpha comma beta x is equal to alpha x plus beta. So if your A is non-zero, sorry, alpha is non-zero, in that case G with respect to composition is a group, is in fact is a non-abelian group. Is a non-abelian group, ठीक। और एक अद्भुत बात और है, देखिएगा जरा ध्यान से, मान लो एक और ऑब्जर्वेशन है, मान लो मैंने जी यही कलेक्शन लिया है फाई अल्फा बीटास, ठीक, जहां पे अल्फा नॉन जीरो है, मतलब वही जो भी ग्रुप बनाया था, अल्फा नॉन जीरो है, अल्फा नॉन जीरो एलिमेंट है और बीटा भी आर का नंबर है, और फंक्शन जो है आपका फाई अल्फा कॉमा बीटा इज फ्रॉम आर टू आर, डिफाइंड एज फाई अल्फा कॉमा बीटा एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, ठीक है, इस प्रकार से डिफाइंड है। विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन मेरी इच्छा है कि मैं एक फंक्शन डिफाइन करूं, और कैसे फंक्शन डिफाइन करूं, लेट मी डिफाइन अ फंक्शन, डिफाइन, बहुत सीधा साधा सा फंक्शन, बहुत ही सीधा सा, एकदम आसान सा, R2 कैसे, फाई अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू, लेट मी डिफाइन इट टू बी अल्फा कॉमा बीटा। मैं चाहता हूं कि ये मैप एक होमोर्फिज्म बने, तो एक्चुअली मैं चाह क्या रहा हूं, ये ग्रुप है, दिस G इज अ ग्रुप, वो हमने देख लिया विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन। मैं इस G का जो ग्रुप वाला स्ट्रक्चर है मैं R2 पे ले जाना चाह रहा हूं, है ना। तो देखो ये जो मैप है ये डेफिनेटली एक आइसो क्या बोलूँ मैं, 1-on-2 मैप है, नहीं, फाई अल्फा कॉमा बीटा अगर क्या नाम है आप अल्फा कॉमा बीटा के बराबर मैप कर रहे हो, तो जब भी साई ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, मतलब तुरंत वेरीफाई कर सकते हो, हर अल्फा कॉमा बीटा के लिए आपके पास ये मैप जी में मिल जाएगी जिसकी इमेज जो है अल्फा कॉमा बीटा आएगी अंडर साई, तो दिस साई इज डेफिनेटली ऑन टू फंक्शन। एंड इसी प्रकार से जब आप साई फाई अल्फा कॉमा बीटा को साई फाई ए कॉमा बी के बराबर रखोगे तो अल्फा ए हो जाएगा, बीटा बी हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो ये दिस मैपिंग इज डेफिनेटली इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, इसमें कोई दो राय नहीं है, इट इज अ बाइजेक्शन। अब अगर R2 को मैं एक सूटेबल ऑपरेशन के साथ बना सकूं ग्रुप, मैं चाहता हूं कि मैप आइसोमॉर्फिज्म बन जाए G से लेकर के R2 तक, लेकिन G से R2 अगर मैं यूजुअल ऑपरेशन लूँ R2 वाला, मतलब एडिशन, है ना, तब नहीं बनेगा ये आइसोमॉर्फिज्म। क्यों? क्योंकि R2 तो अबिलियन होता है, ये तो नॉन अबिलियन है, अभी हमने देखा। तो मतलब जो ऑपरेशन है वो भी कुछ अलग सा होना चाहिए ऑपरेशन, तभी जाकर के हम ये कह पाएंगे कि ये जो है आपका क्या कहें कि आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स बन रहे हैं। तो आपको ध्यान हो ऐसा कुछ मिलता जुलता, जैसा ऑपरेशन आपने जी पे डिफाइन किया ऐसे कुछ मिलता जुलता हमने डिफाइन किया था, क्या नाम है, एक क्वेश्चन था जिसमें हमने डिफाइन किया था क्या नाम है R2 को ग्रुप बनाया था विद रिस्पेक्ट टू सम अदर टाइप ऑफ ऑपरेशन। वो ऑपरेशन क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। जैसे आपने अभी मल्टीप्लाई किया था ना, कि जब आपको, ध्यान से सुनिएगा, चोरी करनी है, हमको चोर बनना है। कैसे चोर बनेंगे देखना, अच्छे काम के लिए चोरी कर रहे हैं हम। ये क्या था, क्या था ये याद है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आया था, अल्फा ए कॉमा अल्फा बी
प्लस बीटा, यही आया था, यही था ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ बस, मतलब मैं डिफाइन कर रहा हूँ, इक्विप कर रहा हूँ मैं R2 को, डिफाइन एन ऑपरेशन, define some, say let me call it star from R2 cross R2 to R2 like this, R2 cross R2 to R2 like this। कैसे? एक चीज़ और याद रखना, R2 में वो पॉइंट नहीं आएंगे जिसपे अल्फा जीरो हो रहा हो, तो मतलब पूरा R2 तो मैं नहीं कह सकता बाइजेक्शन, ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे अल्फा है वो नॉन जीरो है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं R2 में से वो पॉइंट हटा देता हूँ जिनका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो रहा हो, मतलब 0, B टाइप के पॉइंट्स जो हैं वो हटा दिए मैंने, जहाँ B कोई भी रियल नंबर है, समझ रहे हो, तब ये बाइजेक्शन बन जाएगा। अब आप इसको बाइजेक्शन कह रहे हो, थोड़ा सतर्कता से देखना चाहिए चीज़ों को। ये G से लेकर के R2 तक बाइजेक्शन नहीं बनी, यहाँ जब मैंने डिफाइन करना शुरू किया ना, तब मुझे ध्यान आया, तब मुझे दिख गया कि नहीं जीरो गड़बड़ करेगा मामला, इन्वर्स नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान आया कि इसमें से जीरो हटाना पड़ेगा मुझे पहले। तो डायरेक्ट R2 के तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसको क्या नाम है, आइसोमॉर्फिक, हो सकता है कोई ऑपरेशन इसके रिस्पेक्ट में बन जाता हो आइसोमॉर्फिक ग्रुप टू R2 भी, मे बी, बट फिलहाल जो है ऐसा तभी होगा जब मैं यहाँ से ये वाले एलिमेंट हटा दूंगा, ताकि मेरा जो अल्फा है वो जीरो ना हो सके कभी भी, ठीक है। अल्फा ये पहला कंपोनेंट कभी जीरो ना हो सके, क्योंकि यहाँ अल्फा कभी जीरो नहीं होगा। अब ये बाइजेक्शन है, ठीक है, ओके, ठीक है। देखिएगा आप ध्यान से कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि अगर मुझे A, B को इसी की मदद से डिफाइन करूंगा मैं, A, B को अगर मुझे C, D के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वही वाला फंडा ढूंढो, दैट मीन्स AC, AD प्लस B, AC, AD प्लस B, ये ऑपरेशन मैंने डिफाइन किया। आप वेरीफाई कर सकते हैं, ये है R2, इसका नाम कुछ और रख देते हैं, ये जो पूरा आपका सेट है ना, इसका नाम कुछ और रख देते हैं, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, बहुत आवश्यक है ये। हमने एक नया सेट बनाया है, R2 में से हमने x एक्सिस माइनस कर दिया, x एक्सिस माइनस किया है, y एक्सिस माइनस किया है, y x कोऑर्डिनेट जीरो कहाँ होता है, y एक्सिस पे, तो हमने y एक्सिस पूरा माइनस कर दिया R2 में से, ठीक है। और इनफैक्ट हाँ 0, 0 भी उसमें से माइनस कर रखा है हमने। तो जो आपका, इसको मैं मान लो मैं इसको बुला देता हूँ, एक मिनट, तो कुछ नाम रख दो, इसका नाम रख दो G स्टार, है ना। तो ये जो ऑपरेशन मैंने डिफाइन किया है R2 पे नहीं किया है, कर तो R2 पे भी सकते हैं, लेकिन R2 बनेगा नहीं ग्रुप, ये मैं बना रहा हूँ G स्टार क्रॉस G स्टार से G स्टार तक, ठीक है। अब सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं। G ग्रुप बनेगा विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन, ये हमको पता है, हमने एक साई मैप डिफाइन किया G से R2 तक, R2 माइनस दिस तक, R2 माइनस y एक्सिस तक, ठीक है, R2 माइनस y एक्सिस तक। और फिर हमने देखा कि R2 माइनस y एक्सिस को अगर मैं G स्टार बोल दूं, इफ आई कॉल इट G स्टार, तो हमने देखा कि ये जो मैप आपने डिफाइन किया है, ये मैप दरअसल एक बाइजेक्शन है, और ये जो आपका ऑपरेशन है इसके रिस्पेक्ट में वेरीफाई कर लेना कि जो G स्टार है आपका वो एक ग्रुप बनाएगा, और वो जो ग्रुप बनेगा वो एक नॉन एबिलियन ग्रुप बनेगा, और ये दरअसल आइसोमॉर्फिक होगा इसी के, क्योंकि ये मैप आपकी आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगी, चेक करिएगा, ठीक है, वेरीफाई कीजिएगा, दिख रहा है यहाँ से, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आपका वो दिख गया होगा आपको, इसका करेक्ट ऑप्शन था वो, पहले मैंने क्वेश्चन तो पहले करा दिया था, मैं तो ऑब्जर्वेशन करा रहा था ना, हाँ ठीक है, ये पहले करा दिया था क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैलकुलेट C स्टार भी C माइनस जीरो, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आपका ग्रुप बनता है, आपको पता ही है कौन से वाला बनाता है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनाता, उसमें से जीरो को हटाना पड़ता है, जीरो को हटाने के बाद जो आपका ये सेट बना है, ग्रुप बनता है जो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, उसमें yn ले रहे हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो z की पावर n इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करे फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब ये हुआ कि y1 क्या होगा, y1 होगा आपका वो z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके लिए z की पावर 1 1 हो जाए, मतलब इसमें केवल 1 आएगा। अगर मैं y2 की बात करूं तो z बिलोंग्स टू C सच दैट z स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाए, मतलब इसमें 1 और -1 आएगा,
अगर मैं y3 की बात करूं तो इसमें वो z बिलोंग्स टू सी आएंगे जिनके लिए z क्यूब इक्वल टू 1 हो जाए, मतलब इसमें 3 आएंगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। आप समझ गए आई थिंक। ऐसे ही y4 लोगे तो y4 में आपका z बिलोंग्स टू सी, सो दैट z की पावर 4 इक्वल टू 1। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा एंड सो ऑन। इस प्रकार से डिफाइंड है ये, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सब ग्रुप्स ऑफ सी स्टार। जैसे ये कह रहे हैं कि 1 से लेकर के 100 तक अगर आप ले लो यूनियन, मतलब वो सारे बेसिकली यूनियन एंड रनिंग फ्रॉम 1 to 100 YN का मतलब क्या हुआ, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको नॉन जीरो लेने हैं जो या तो z की पावर 1 इक्वल टू 1 के सोल्यूशन हो, या तो z स्क्वायर इक्वल टू 1 के सोल्यूशन हो, या तो z क्यूब इक्वल टू 1 के सोल्यूशन हो एंड सो ऑन। वो z की पावर n इक्वल टू 1 के सोल्यूशन होने चाहिए, जहां n कुछ भी हो सकता है 1 से लेकर के 100 तक, ठीक। कह रहे हैं कि क्या ये सब ग्रुप बनाएगा, है ना, यही प्रश्न है, क्या ये सब ग्रुप बनाएगा। ओके, तो सबसे पहली बात इसमें 1 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो तो y1 का ही एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी वाला तो ठीक है। फिर अगला चेक ये करना होता है कि 2 एलिमेंट अगर इसमें है तो उसका प्रोडक्ट भी इसमें आना चाहिए, है ना। तो अगर मैं एक ले लूं z की पावर लेट मी से 15, या ऐसे कहो, मतलब मैं एक ऐसा क्या बोलूं, मैं अल्फा ले लेता हूं, इसका नाम मैं ऐसा रख देता हूं h1 h2 h3 h4। देखो आपको फील तो आ रहा होगा पहली बात कि अगर आप ऐसा कोई लो जो z की पावर 15 इक्वल टू 1 का सोल्यूशन हो, है ना, और उसके बाद जो है एक ऐसा लो जो z की पावर 17 इक्वल टू 1 का सोल्यूशन हो, जब उनका प्रोडक्ट करोगे तो वो z की पावर कितनी कम से कम करनी पड़ेगी कि 1 आ जाए, क्योंकि 15 और 17 पावर जो आप ले रहे हो उसमें कॉमन क्या नाम है आपका, तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना कि ZW की पावर, जैसे मैं ऐसे समझो मैं क्या कह रहा हूँ, इसको इस प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं, देखिएगा ध्यान से। मैं कह रहा हूँ कि मान लो मैंने एक Z लिया H1 से, H1 किसको कहा है आपको ध्यान होगा, यूनियन YN एंड रनिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। कैसा लिया कि Z बिलोंग्स टू Y, लेट मी से Y15 तो आएगा इसमें, चलो मैं उसका नाम भी बता देता हूँ कौन सा लेना है। लेट मी से z इज इक्वल टू ई की पावर 2 पाई आई बाई 15, ठीक। अब ऐसे ही मैं एक W भी ले रहा हूँ इसी H1 से ही, कुछ और भी ले सकते थे, मेरे दिमाग में ये आया, हो सकता है आपके दिमाग में और उससे पहले का कुछ आ रहा हो, इसमें कोई लड़ाई वाली बात नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो। आप यहाँ पे ये भी ले सकते हो 2 पाई आई बाई 7 ले लो, 15 तक मत जाओ पहले, ठीक है। और W में ले लेता हूँ ई की पावर 2 पाई आई बाई 15, अब ले लेता हूँ, मुझे तो बस 100 से आगे निकलना है, ख़त्म बात। मुझे ऐसा एक एलिमेंट क्रिएट करना है, 2 एलिमेंट एक्चुअली ऐसे क्रिएट करने हैं H1 के अंदर, जिनका जब मैं प्रोडक्ट करूं तो वो H1 के अंदर ना आए। H1 के अंदर ना आने की शर्त क्या है, H1 के अंदर तब आएगा जब उसकी पावर 1 से लेकर के 100 में कोई एक मिले ऐसी जो आइडेंटिटी देती हो मुझे। तो अगर मैं ऐसा एक एलिमेंट क्रिएट करूँ जिसकी पावर 1 से 100 तक में कभी आइडेंटिटी नहीं आए, तो फिर बन गया मेरा काम, और वो एलिमेंट मुझे मिल गया। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऑर्डर जो है, ऑर्डर जेड का जो है दैट इज नथिंग बट व्हाट 7, है ना। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ऑर्डर ऑफ W इज नथिंग बट 15, और आपको ये भी पता है कि Z और W कम्यूट करते हैं, Z और W कम्यूट करते हैं, और डेफिनेटली Z की पावर 7 इक्वल टू 1 और Z की पावर 15 इक्वल टू 1, है ना, उनके कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं होंगे एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे होंगे, देन ऑर्डर ऑफ ZW दैट विल बी नथिंग बट LCM ऑफ 7 and 15। रीजन उसका क्या है, Z की पावर 7 वाला, जब आप देखो पहली बात तो आपको ये समझना है, कई सारे रिजल्ट यहाँ पे यूज हो रहे हैं, पहले आपको ये समझना है कि ये रिजल्ट कब वैलिड होता है, ऑर्डर ऑफ AB इक्वल टू LCM ऑफ ऑर्डर A एंड ऑर्डर B, क्या वो सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल हो रही है, कब होता है ये तब होता है
जब पहली बात ए और बी कम्यूट करते हों, दूसरा जो सब ग्रुप जनरेटेड बाई ए है और जो सब ग्रुप जनरेटेड बाई बी है उसमें आइडेंटिटी के अलावा कुछ भी कॉमन ना आता हो, और ऑब्वियसली तीसरा यही है कि ऑर्डर ए ऑर्डर बी दोनों फाइनाइट होते हो। ठीक है, तो ये एलसीएम हो जाता है ऑर्डर ए ऑर्डर बी का। क्या हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं। वैसे देखो ना, पहली बात तो जेड और डब्ल्यू का, पहली बात ऑर्डर जेड का कितना है 7, ऑर्डर डब्ल्यू का कितना है 15, ऑब्वियसली ये फाइनाइट है। अब अगर मैं ऑर्डर ऑफ, या पहले मैं सब ग्रुप जनरेटेड बाई जेड अगर निकाल लूँ, क्योंकि मुझे तीनों कंडीशन देखनी है। सब ग्रुप जनरेटेड बाई जेड का मतलब क्या हुआ, इसमें क्या आएगा जेड, जेड स्क्वायर, जेड क्यूब एंड सो ऑन सो ऑन, कहाँ तक जाएगा Z4, Z5, Z6 और Z की पावर 7 इक्वल टू 1। ऐसे जो सब ग्रुप जनरेटेड बाई डब्ल्यू निकालोगे तो उसमें आएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू स्क्वायर, डब्ल्यू क्यूब एंड सो ऑन सो ऑन, डब्ल्यू टू द पावर 15, 1। अब ये W की पावर, Z की पावर आप कुछ भी लगा दो, जो ये Z वाले एलिमेंट्स है वो कभी भी आपको 2πi/15 ला के नहीं देगा, क्योंकि पावर जो भी लगाओगे वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता जाएगा, डिनोमिनेटर पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट आइडेंटिटी, यू कैन सी दैट। ठीक है, तो सब ग्रुप जनरेटेड बाई जेड एंड सब ग्रुप जनरेटेड बाई डब्ल्यू में देयर इज नथिंग कॉमन एक्सेप्ट द आइडेंटिटी। तो फिर हो गया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर भी फाइनाइट है, इनमें कॉमन भी आइडेंटिकल कुछ नहीं है, और ये कम्यूट भी करते हैं भगवान की दया से, क्योंकि सी स्टार के हैं, है ना। तो जेड डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू जेड। तो अब मैं बोल सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के, जो ऑर्डर जेड डब्ल्यू होगा वो हो जाएगा एलसीएम ऑफ 7 and 15 विच इज़ 105। अब अगर ये 105 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब द स्मॉलेस्ट m such that ZW to the power m is equal to identity is nothing but 105। मतलब ZW की मिनिमम पावर 105 लगाओगे तब जाके आइडेंटिटी आएगा। मतलब ये हमारा जो कलेक्शन था जिसमें हम केवल Z की पावर 100 तक लगा सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा किसी एलिमेंट की पावर, उसका एलिमेंट तो ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि ZW की पावर आप 1 से 100 तक कुछ भी लगा दो आइडेंटिटी देगा, 105 कम से कम करना पड़ेगा पावर। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया आपका। ठीक है, अब देखो जब आप ये सब पहले से करके रखे होते ना तो आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, फिर जितना हमने एक ऑप्शन में समय लगाया है इतना समय नहीं लगता। ये तो मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया है, अदरवाइज ये सब मुझबानी चीज़ें हैं, तुरंत दिख जाएगा कि हाँ अगर मैं एक पावर 15 वाला ले लूँ, एक 7 वाला ले लूँ, ऐसा कर दूँ कुछ की 100 से ज़्यादा आ जाए बस, है ना, तो फिर वो नहीं बिलोंग करेगा इसमें। ठीक है, और इस सेम लॉजिक से आप दिखा पाओगे कि जब भी आपका ये कहीं से भी स्टार्ट हो, 1 से नहीं स्टार्ट कहीं से भी हो रहा हो, अगर ख़त्म ये फाइनाइट पे हो रहा है तो वो वाला कभी भी सब ग्रुप नहीं बनेगा। मतलब जैसे मान लो 3 से भी स्टार्ट होता है या 4 से भी स्टार्ट होता है ना, कहीं से भी स्टार्ट होता, अगर ये किसी फाइनाइट पे खत्म हो रहा है, 100 पे नहीं कहीं पे भी फाइनाइट पे खत्म हो रहा हो, तो आपको दिख गया होगा कि आप किस प्रकार से दो ऐसे एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिनका प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है वो आगे निकल जाएगा, जो भी फाइनाइट नंबर आपको फिक्स करके दिया होगा वहां से। ठीक है, 100 दिया है तो 100 से आगे निकाल दोगे, 200 दिया तो उसके आगे निकाल दोगे। ठीक है ना, 15, 17 वगैरह ले लेना, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से आप कर पाओगे। और नेक्स्ट देखिएगा y2 की पावर n, और यहाँ पे 100 से इन्फिनिटी जा रहा है और यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी। ये आई थिंक सेम ऑप्शंस हो गए। ओके, तो अगर ये सही हुआ तो फिर ऑब्वियसली ये ऑप्शन फिर कुछ गड़बड़ होगा इसमें, आई मीन टू से कुछ गड़बड़ लिखा गया है यहाँ पे, हम वो वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, बट देखो आपको तरीका समझ में आ गया होगा। ये नहीं वेरीफाई कर पाएंगे ना कि यहाँ क्या लिखा है, पता नहीं क्या लिखा हो, अभी हम लिख दें कुछ और गड़बड़ हो जाए। बट देखो मेन तरीका आपको ये समझना है कि आपको सब ग्रुप दिखाना है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इन्वर्स होना चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए। ठीक, उनमें से कुछ भी अगर आप फेल करा पा रहे हो, आभास भी हो रहा है आपको, तुरंत आगे बढ़ जाओ, उसको फेल कराने की कोशिश करो, फिर हो गया वो सब ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, आप वेरीफाई करिएगा। अब जैसे ये वाला दिया है y2n क्या होगा, अगर आप देखो तो, अगर आप ध्यान से देखो तो y2n क्या होगा, y2 टू द पावर n वो सारे नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कलेक्शन है जिनके लिए z टू द पावर 2 टू द पावर n इक्वल टू 1 आ रहा हो, z टू द पावर 2 टू द पावर n इक्वल टू 1, यही ना। तो अब इसमें आपको यूनियन लेना है, मतलब पहले तो ये देख लो y2 क्या होगा,
y2 मतलब n की वैल्यू 1 रख दो, है ना। कहाँ से कहाँ n वेरी कर रहा है वो भी देख लो एक बार। n वेरी कर रहा है 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। n की वैल्यू 1 रख दो। n की वैल्यू 1 रखोगे तो कौन से आएंगे, वही जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब इसमें आएगा आपका केवल ±1। फिर आप n की वैल्यू 2 रख दो, तो जेड बिलोंग्स टू सी स्टार से जेड 2 स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब इसमें आएगा +-1 + आयोटा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप ये सॉल्व करते जाओगे और आप ये देखोगे कि जो y2 है वो y2 स्क्वायर में कंटेंट होगा, है ना। y2 स्क्वायर जो है y2 क्यूब में कंटेंट होगा एंड सो ऑन, ठीक है। इनफैक्ट आप ये देख पा रहे होगे कि अगर m इज लेस देन n तो y2m विल बी कंटेंट इन y2n, है ना, ठीक है। जो भी z2m इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करेंगे वो z2n भी इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करेंगे। तो ये आप देखो एक असेंडिंग चेन ऑफ सब ग्रुप्स आ रहा है आपके पास, नहीं, और ये असेंडिंग चेन ऑफ सब ग्रुप्स आप देखोगे वेरीफाई कर पाओगे, दिस विल बी अ सब ग्रुप। कैसे वेरीफाई करोगे, ये मैंने इसको तो मतलब इन जनरल भी आप प्रूव कर सकते हो कि अगर H1 कंटेन इन H2 कंटेन इन सो ऑन है, और अगर यूनियन आप ले लेते हो HI का I रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, दिस H इज ऑलवेज अ सब ग्रुप ऑफ द गिवन ग्रुप, अगर ये सारे सब ग्रुप है। क्यों होगा, क्योंकि भाई पहले सब में आइडेंटिटी है ना, तो आइडेंटिटी इसमें आ गया, आइडेंटिटी फॉर सी और H में है, पहली चीज़ फास्ट। दूसरा, अगर दो एलिमेंट आपने इसमें लिए तो एक किसी अगर HI में है, दूसरा किसी HJ में है ना, तो अगर JI से बड़ा है तो दोनों HJ में आ जाएंगे, तो प्रोडक्ट HJ में आ गया, HJ में आ गया तो यूनियन में आ जाएगा। अगर IJ से छोटा है, सॉरी अगर JI से छोटा है तो उस केस में दोनों HI में आ जाएंगे। अब मैं जो कह रहा हूँ मैं लिख के दिखाता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर दूसरा प्रॉपर्टी कि अगर मैंने x और y दो ले लिए H में, H माने यूनियन ऑफ HI I रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू HI एंड y बिलोंग्स टू HJ फॉर सम I एंड J, I नॉट इक्वल टू J, लेट मी से। हाँ सेम में भी हो सकते, सेम हो गए तो वैसे ही दिक्कत नहीं है, I एंड J बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तीन केस बना लेना। केस पहला क्या, I इक्वल टू J, उस केस में कोई दिक्कत ही नहीं है, HI HJ के बराबर हो गया, x y दोनों HI में आ गया तो उनका प्रोडक्ट भी HI में आ गया, और जो HI में आ गया वो यूनियन में आ गया, क्योंकि यूनियन में तो सारे आते हैं, है ना, सारे मतलब H1 H2 एंड सो ऑन। तो इस केस में तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, डन। केस दूसरा हो सकता है कि भाई हो सकता है कि I J के बराबर ना हो, तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन अज्यूम दैट, लेट मी से दैट I इज लेस देन J, क्योंकि विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी का मतलब अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर दूसरा वाला भी जो है इसी तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे I लेस देन J अगर मैंने कह दिया तो आपको पता है कि फिर HI कंटेन हो जाएगा HJ में, ठीक, ओके। अब HI अगर HJ में कंटेंट हो गया तो आपके x और y दोनों HJ में आ गए, और क्योंकि HJ सब ग्रुप है तो आप कह सकते हो x इंटू वाई इनवर्स HJ में आ जाएगा, है ना, और HJ H में कंटेंट है, तो हर दो एलिमेंट जो H में है उनके लिए x इंटू दूसरे वाले का इन्वर्स वापस, पहला इंटू दूसरे वाले का इन्वर्स वापस H में आ रहा है, और ये वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से पता चलता है कि ये सब ग्रुप बना देगा, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट अ सब ग्रुप। ये क्लियर आई होप आपको, ये सब ग्रुप आपका बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिस वन विल बिकम अ सब ग्रुप, ठीक। तो फिर ये भी सेम ही है, फिर ये तो अलग है ही नहीं, ठीक है। और अगर 100 से yn मतलब 100 से इन्फिनिटी तक जा रहे हो, yns का कलेक्शन ले रहे हो 100 से yns तक का, ठीक है, तब भी ये सब ग्रुप बन जाएगा। कैसे, देखो आइडेंटिटी तो आ ही जाएगी, क्योंकि आइडेंटिटी 1 तो सब में ही है, z की पावर n इक्वल टू 1 का z इक्वल टू 1 तो हमेशा सोल्यूशन होगा ही, तो 1 तो सब में है, तो यूनिट में 1 तो आ गया, आइडेंटिटी आ गई। अब मान लो आपने दो एलिमेंट ले लिए H3 में, ठीक है, सपोज करो मैंने दो एलिमेंट ले लिए H3 में, ओके, मान लो मैंने ये एलिमेंट ले लिए, let x and y belongs to H3. What was H3 if you can recall? It was yn and running from 100 to infinity. तो इसका मतलब हुआ x will be, x की पावर n will be, let me say 1 for some m greater equal to
100 एंड ऑब्वियसली लेस देन इन्फिनिटी। और ऐसे ही y टू द पावर सम, या तो q विल बी 1 फॉर सम q ग्रेटर इक्वल टू 100 एंड लेस देन इन्फिनिटी। तो जब x इंटू वाई की पावर मैं mq लगाऊंगा तो वो x की पावर m की पावर q हो जाएगा। इनफैक्ट अगर इन्वर्स भी लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, और y की पावर q की पावर m का होल इन्वर्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये x की पावर q ये किसका एलिमेंट है, मतलब मुझे 1 लाना है सिंपल। x की पावर m तो 1 दिया हुआ है ना, तो 1 की पावर q, y की पावर q भी 1 दिया है, तो 1 की पावर m की पावर -1 विच इज अल्टीमेटली 1। तो x इंटू वाई इनवर्स की पावर mq जो है वो डेफिनेटली मुझे 1 देगा, और mq डेफिनेटली ग्रेटर इक्वल टू 100 इंटू 100 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका जो x इंटू वाई इनवर्स है दैट विल बिलोंग टू दिस H3, ठीक है। तो ये सब ग्रुप बन जाएगा, आई बात समझ में। दिस विल ऑल्सो बिकम अ सब ग्रुप। तो दिक्कत है जब कहीं रुक जा रहा है, रुक नहीं रहा है तो फिर तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये जो भी ऑप्शन रहा होगा उस हिसाब से देख लीजिएगा, मे बी ये 0 से स्टार्ट हो रहा हो या कुछ और हो, बट ठीक है, इस प्रकार से अप्रोच करना है आपको, ठीक है ना। ओके, मेन एग्जाम में अप्रोच समझना है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। यही क्वेश्चन उठ के थोड़ी आ जाएगा, यही आ गया, ओह चलो फिर टिक करते हैं, फिर तो ऑप्शन सबके रटने शुरू कर दो, है ना। बहरहाल, let C star be the multiplicative group of non-zero complex numbers and HR be the multiplicative group of 3 cross 3 matrices of the form this, then the group C star HR, C star cross HR has no subgroups of order 6, has no subgroups of order 7, has exactly one subgroup of order 7, has exactly one subgroup of order 5। पहले आपको ये समझना है और अच्छे से समझना है C star में किसी भी गिवन एन ऑर्डर के एग्जैक्टली कितने एलिमेंट होते हैं। तो आप याद रखिएगा सी स्टार में किसी भी गिवन एन ऑर्डर के एग्जैक्टली 5 एलिमेंट होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इन सी स्टार इज इक्वल टू 5n। अगर ये आपको ध्यान रहेगा तो सारी मुश्किल आसान। और ये जो HR भाई साहब हैं इनको हाइजेनबर्ग ग्रुप कहते हैं, ओवरऑल अगर आपको ध्यान हो तो HR इज कॉल्ड द हाइजेनबर्ग ग्रुप, है ना, HR, है ना, HR। इसमें जो एलिमेंट हैं दे आर 1AB 01C 001 वेयर A, B, C बिलोंग्स टू R, ठीक है। उसको जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। इसमें खास बात यह है, इसमें आइडेंटिकल कोई फाइनाइट ऑर्डर का नहीं होता है HR में। नो एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर आर देयर इन HR एक्सेप्ट द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो आइडेंटिटी दैट मीन्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द ओनली एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इन दिस, इज द ओनली एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। ये दो फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ओनली एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, ठीक है, इन HR। ये दो फैक्ट आपको पता होने चाहिए, सबको पता होते हैं। जब आप ग्रुप 3 पढ़ना शुरू करते हो तो ये कुछ अद्भुत एग्जाम्पल्स होते हैं 10-15 जिनके बारे में सब कुछ पता होता है सबको, ही कितने एलिमेंट है, कितने क्या से कैसे सब ग्रुप बन रहे हैं, किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, सब कुछ नॉलेज होता है। तो ये वही ऑब्वियस वाले ग्रुप्स में से है ये, ठीक है। पर हमको बात करनी है C स्टार क्रॉस HR की। वी हैव टू टॉक अबाउट C स्टार क्रॉस HR एंड व्हाट डू वी हैव टू टॉक अबाउट दिस C स्टार क्रॉस HR। हमको बात क्या करनी है, देखना, हमको बातें ये करनी है कि जस्ट अ मिनट, कहाँ गया ये रहा। हमको बातें करनी है कि इट हैज़ नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, मतलब यही सब ग्रुप ऑर्डर 6 की बात करनी है, सब ग्रुप ऑर्डर 7 की बात करनी है, एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 की बात करनी है, एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑर्डर 5 की बात करनी है, ठीक है। तो जो भी बात करनी है आपको सबसे पहले तो देखना पड़ेगा, पहले नो सब ग्रुप ऑर्डर 6 की बात कर लेते हैं। देखो, अगर किसी ग्रुप में एक एलिमेंट मिल गया ना, देखो एलिमेंट किसी ऑर्डर के ढूंढना, उनके बारे में बात करना ज़्यादा आसान होता है रादर देन टॉकिंग अबाउट कि भाई उसमें सब ग्रुप मिलेगा कि नहीं किसी गिवन ऑर्डर का, ठीक है। क्योंकि अगर किसी ऑर्डर का एलिमेंट मिल गया तो फिर उस ऑर्डर का सब ग्रुप तो डेफिनेटली मिल जाएगा ना।
उस एलिमेंट से जनरेटेड जो सब ग्रुप आपका बनेगा जो साइक्लिक सब ग्रुप बनेगा। तो जब भी आपको किसी भी गिवन ऑर्डर के सब ग्रुप की बात करें कि मिलेगा कि नहीं, पहले ट्राई करो उस ऑर्डर का एलिमेंट ढूंढने की। अगर उस ऑर्डर का एलिमेंट मिल गया तो डेफिनेटली इस ऑर्डर का सब ग्रुप मिल जाएगा, नहीं मिला तो फिर कुछ और दिमाग लगाएंगे। समझ रहे हो ना, पहले ये समझो। तो और ऑब्वियसली इतना ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं रिसर्च कराएंगे ना वो कि ऐसा ग्रुप दे दे जो तुम ढूंढ रहे हो, कुछ मिल ही नहीं रहा है ना, ऑब्वियसली। ठीक है, तो हैज़ नो सब ग्रुप ऑर्डर 6 का जवाब मैं ऐसे दूंगा क्या इसके पास 6 ऑर्डर के एलिमेंट है। अभी मैंने आपको बताया सी स्टार के पास 6 ऑर्डर के एग्जैक्टली 5-6 एलिमेंट्स होंगे, मतलब 2 एलिमेंट्स होंगे। ठीक, और एचआर के पास तो फाइनाइट ऑर्डर का आइडेंटिकल कुछ है ही नहीं। तो वो जो 2 एलिमेंट होंगे, हम नहीं इंटरेस्टेड हूं मैं वो कौन से होंगे, हालांकि आप बता भी सकते हो कौन से होंगे। एक होगा e की पावर 2 पाई i/6 और एक इसका कह दो कि इनवर्स। ठीक है ना, इनवर्स और एलिमेंट का ऑर्डर सेम होता है। तो एक ये होगा एक वो होगा। बहरहाल अब देखिएगा जरा ध्यान से, तो एक एलिमेंट मान लो जेड हो गया, एक मान लो डब्लू हो गया, मैंने जेड और डब्लू नाम रख दिए। अच्छा, अगर जेड और डब्लू इनके नाम हैं तो जब मैं जेड कॉमा आइडेंटिटी एलिमेंट बनाऊंगा, और जब मैं, ध्यान सुनना इस चीज को, मैं इधर लिख देता हूं ताकि लिखा भी रहे, प्रमाण रहे आपके समक्ष, है ना, यहीं लिख देता हूं। प्रमाण की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। मैं ये कह रहा हूं कि सी स्टार हैज 2 एलिमेंट्स, दैट मीन्स लेट मी से 5-6 इक्वल टू 2 एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑफ ऑर्डर 6, है ना, ऑफ ऑर्डर 6 से अल्फा एंड बीटा, लेट मी कॉल, है ना। तो देन देखिएगा जो अल्फा कॉमा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा किसका, सी स्टार क्रॉस एच आर का, और जो आपका बीटा कॉमा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा किसका, सी स्टार क्रॉस एच आर का, इनका ऑर्डर क्या होगा, लेट मी कॉल इट, कुछ भी नाम रख दो यार, इसका नाम रख दो u, इसका नाम रख दो v। तो u का ऑर्डर क्या होगा, ईडीपी में ऑर्डर आपको पता है, इसका ऑर्डर और इसके ऑर्डर का एलसीएम आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है, अल्फा का ऑर्डर 6 है, एलसीएम 6 आएगा, और ऐसे ही इसका ऑर्डर भी 6 आएगा। ठीक है, पक्का ना। ओके, तो जब मैं सब ग्रुप जनरेट बाय यू बनाऊंगा, किसका सब ग्रुप बनेगा, ऑब्वियसली ये सी स्टार क्रॉस एच आर का बनेगा, और किसका बनेगा, है ना, तो ये 6 ऑर्डर का बनेगा। और सब ग्रुप जनरेट बाय वी भी जो सी स्टार क्रॉस एच आर का बनेगा, इसका ऑर्डर भी 6 होगा। बोथ दीज सब ग्रुप्स हैव ऑर्डर 6। तो ये कह रहे थे एक भी नहीं मिलेगा, और कहाँ 2-2 ढूंढ रहे हैं हम, 2-2 ढूंढ के मतलब दिखा दिया आपको। तो कह रहे कि 6 ऑर्डर का एक भी नहीं मिलेगा, ये नहीं कह रहे थे भाई साहब, हैज़ नो सब ग्रुप ऑर्डर 6, तो एक झूठ बोल रहे हैं। फिर हैज़ नो सब ग्रुप ऑर्डर 7, फिर वही बात, 7 ऑर्डर के सी स्टार में कितने एलिमेंट मिलेंगे, 5 7, दैट मीन्स 6। तो 7 ऑर्डर के सब ग्रुप इसके पास कितने मिलेंगे, क्या नाम है इसके पास, क्या बोलते हैं, सी स्टार क्रॉस एच आर के पास 7 ऑर्डर के सब ग्रुप। तो 5-7 बाई 5-7 साइक्लिक बनेंगे ना 7 ऑर्डर वाले। साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 7 इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 विच इज 5-7 एंड डिवाइडेड बाई 5-7, तो एक ही मिलेगा, है ना। हैज़ नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7, ये गलत है। हैज़ एग्जैक्टली 1 सब ग्रुप ऑर्डर 7, ये सही है, क्योंकि नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 7 इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 जो कि 5-7 मतलब 6 हैं, डिवाइडेड बाई 5-7 विच इज ऑल्सो 6, तो 6/6 इक्वल्स 1। एंड एग्जैक्टली 1 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, हाँ ये भी सही है, नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 5 विच इज 1, तो सी स्टार क्रॉस एच आर में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपने 6 ऑर्डर के 2 एलिमेंट ढूंढे हैं, ये आपने देखा होगा कि ये दोनों अल्फा और बीटा एक दूसरे के इनवर्स हैं। आपको ध्यान होगा कि मैंने कहा था जो 6 ऑर्डर के 2 एलिमेंट सी स्टार में मिल रहे हैं, ठीक है, सी स्टार में जो 6 ऑर्डर के 2 एलिमेंट मिल रहे हैं एक दूसरे के इनवर्स होंगे। एलिमेंट को जो ऑर्डर हुई उसके इनवर्स का ऑर्डर होता है, और एलिमेंट का ऑर्डर अगर 6 है तो इनवर्स और वो सेम एलिमेंट नहीं हो सकते, इनवर्स कैन नॉट बी इक्वल टू द एलिमेंट। नहीं समझ रहे हो आप, 2 एलिमेंट हैं 6 ऑर्डर के, मैं ये कह रहा हूँ अल्फा का ऑर्डर 6 है, तो डेफिनेटली ऑर्डर जो है अल्फा इनवर्स का भी 6 होगा,
और अल्फा के नॉट भी अल्फा इनवर्स, क्योंकि अगर अल्फा इक्वल टू अल्फा इनवर्स हो गया तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा, मतलब अल्फा का ऑर्डर 2 या फिर 1 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं क्योंकि अल्फा ऑर्डर 6 है। ठीक है, तो 2 से बड़े ऑर्डर वाले एलिमेंट और उनके इन्वर्सेस कभी बराबर नहीं होते हैं। ठीक है ना, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो आपका ये अल्फा मिल रहा था, जो ये बीटा मिल रहा था, ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो ये यू और वी भी एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, तो ये सबग्रुप बाय यू और सबग्रुप बाय वी जो है वो सेम होंगे। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता कि दोनों अलग अलग आ रहे हैं। आई कैन नॉट से दैट देयर आर 2 सबग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6, दे आर इन फैक्ट दे आर बोथ सेम, है ना, इक्वल आएंगे, क्योंकि यू और वी एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो एक ही सबग्रुप मिलेगा 6 ऑर्डर का भी। ठीक है, अब आपके लिए प्रश्न छोड़े जा रहा हूं, क्या हर एन ऑर्डर का इसमें एक ही मिलेगा सबग्रुप? क्या हर एन ऑर्डर का यूनिक सबग्रुप मिलेगा? मिलेगा तो क्यों? इस पे आप सोचिएगा जरूर। ठीक है, ओके। इसमें बात कर रहा था मैं सी स्टार क्रॉस एचआर में। मेरा प्रश्न ये था कि क्या हर एन ऑर्डर का एग्जैक्टली एक ही सबग्रुप मिलेगा? कैसे मिलेगा वो देखिएगा, है ना। मिलेगा तो कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा तो बताओ भाई कौन सा ऑर्डर का 2 मिल रहा है, उससे ज़्यादा मिल रहा है। लेट जी बी द ग्रुप ऑफ ऑल इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 ओवर एनी फील्ड कंटेनिंग एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? जी हैज नो एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। जी हैज नो एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, ये क्या मतलब हुआ भाई? जी हैज ओनली फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। G has infinitely many elements of finite order. G has infinitely many subgroups of finite order. अब फील्ड Z3 के ऊपर ले रहे हैं तो क्या ऑर्डर होगा इसका? आपको याद होगा ऑर्डर ऑफ GLNZP क्या था? P की पावर n-1, फिर P की पावर n-P, फिर सो ऑन P की पावर n-P की पावर n-1। ये तो ग्रुप ही फाइनाइट बनेगा। तो ये तो पहले झूठ हो गया, हैज़ नो एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, हैज़ ओनली फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, तो ये सही हो गया, फाइनाइट ग्रुप बन रहा है ना। फिर हैज़ इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, जब ग्रुप ही फाइनाइट है तो इनफाइनाइट वगैरह तो कुछ होगा नहीं ना। करेक्ट आंसर 2 है। ठीक है, अब सपोज करो इसी क्वेश्चन में मैं जो जी ग्रुप लेता है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का, वो ऐसे फील्ड के ऊपर नहीं लेता जिसमें 3 एलिमेंट है, बल्कि मैं किसी भी ऐसी फील्ड के ऊपर लेता जिसमें मतलब मैं क्या बोलूँ, आर पे ले लेता है या क्यू पे ले लेता है, ऐसे समझो। अगर मैं यही GLN-R या GLN-Q की बात कर रहा होता तो यही अगर ऑप्शन दिए हुए होते तो कौन सा सही होता? हैज़ नो एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, ये तो हमेशा गलत है, चाहे किसी भी ग्रुप ले लो, क्योंकि हर ग्रुप में एक एलिमेंट तो होता है जिसका ऑर्डर फाइनाइट होता है, एंड दैट इज द आइडेंटिटीज को हम हमेशा मिस कर देते हैं, है ना। आइडेंटिटी तो वो ना डिफॉल्ट में चला जाता है हमारे माइंड में कि हाँ ठीक है, वो है नहीं है बराबर है, जबकि कितना महत्वपूर्ण एलिमेंट है नहीं। तो इसलिए आइडेंटिटी को हमेशा देखा करो, ध्यान में रखा करो। तो ये करेंगे जी हैज़ नो एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, वो तो वैसे ही गलत है ना, क्योंकि आइडेंटिटी तो हमेशा फाइनाइट ऑर्डर होगा। अगर मैं ये कहता जी हैज़ नो एलिमेंट, में क्वेश्चन यही फिर से बना देता हूँ आपके लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। व्हाट आई एम सेइंग इज, सपोज क्वेश्चन ये होता, इन द ग्रुप GL2 या GL3R, ठीक है, यही प्रश्न पूछता मैं, जी हैज़ नो एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, ठीक है, जी हैज़ एग्जैक्टली जी हैज़ इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एंड सो ऑन। यही क्वेश्चन होते। तो देखो इसका जवाब कैसे देना है आपको। जो आपने रोटेशन मैट्रिक्स पढ़ी थी ना, रोटेशन मैट्रिक्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, उसको आप 3x3 मैट्रिक्स भी बना सकते हो, रोटेशन मैट्रिक्स, और उनका भी ऑर्डर वैसे डिसाइड होता है, वो भी वही कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, ए थीटा की पावर n इज इक्वल टू ए एन थीटा। ठीक है, तो वो सारे जो मैट्रिसेस बनेंगे उस सबका ऑर्डर वही n हो जाएगा। अगर आप cos 2π/n और माइनस साइन 2π/n और साइन 2π/n cos 2π/n वाला मैट्रिक्स बना रहे हो 3x3 में, तो उसका ऑर्डर भी आपको दिखेगा कि दैट विल बी अगेन वही n। तो हर फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट इसमें मिलेंगे, क्या नाम है आपके, GLNR, ठीक है, और इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट मिलेंगे फाइनाइट ऑर्डर के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कह रहे हैं, अगर ये वाला क्वेश्चन पूछे होते इस पर्टिकुलर केस में कि हैज़ नो एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, तो ये गलत हो जाता। अगर एक्सेप्ट आइडेंटिटी कहते तब भी गलत हो जाता। ठीक, हैज़ ओनली फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, ये भी गलत हो जाता क्योंकि हर एन ऑर्डर के एलिमेंट उसमें मिल जाएंगे मैट्रिसेस।
हैज़ इन्फिनिटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर बिल्कुल सही है, हैज़ इन्फिनिटली मेनी सब ग्रुप्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर वो भी बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के भी पूछा जा सकता है। ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। Can I consider the group of quaternions Q8 with usual multiplication? Define a set S to be collection of those delta so that for all lambda belongs to delta there exists a subgroup H lambda, है ना, which is subgroup of Q8 and जितने ऐसे क्या नाम के पास H lambda हैं उन सबका यूनियन Q8 के बराबर होना चाहिए। और ये जो H lambda है इनमें आइडेंटिटी के अलावा, नहीं आइडेंटिटी भी नहीं बोला है, ये इनका इंटरसेक्शन जो है 5 होना चाहिए। क्या ऐसा कोई डेल्टा मिलेगा? ये वाला जो प्रॉपर्टी है कि H लैम्डा इंटरसेक्शन H म्यू 5 हो जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर सब ग्रुप हो तो, क्योंकि भाई हर सब ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट तो आएगा ही आएगा। ऐसे H लैम्डा ढूंढ पाना पॉसिबल नहीं है। ऐसे H लैम्डा H म्यू जिनका इंटरसेक्शन सिंगलटन क्या नाम है, सॉरी, जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाए, तो मतलब फिर ऐसा तो कुछ नहीं मिलेगा इसमें, ऐसा कोई डेल्टा कभी मिलेगा ही नहीं। देयर इज सम डेल्टा दैट हैज़ एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, ये गलत है। देयर इज सम डेल्टा दैट हैज़ एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऐसा कोई डेल्टा तो मिलेगा ही नहीं, चारों ऑप्शन गलत हैं। एक आप ऑप्शन और बना लेते फिर पांचवा, नन ऑफ दीज, नहीं ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं पांचवा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, अब सपोज करो मैं एक ट्विस्ट ले आता इसी क्वेश्चन में, ऑप्शंस में वही सेम रखता, सब कुछ सेम रखता, बस जो एस आपने डिफाइन किया था ना, मान लो मैं ऐसा डेल्टा लेता सच दैट लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू दिस डेल्टा देयर एग्जिस्ट एच लैम्डा subgroup of Q8, union of H lambda, lambda belongs to delta equals Q8 and H lambda intersection H mu is equal to, या कह दो इसका ऑर्डर इक्वल टू 2। ठीक है, ये कह देता मैं, मतलब अब मुझे ऐसे डेल्टा लेने हैं जिनके करस्पॉन्डिंग जो भी इंडेक्स लिया जाए उस इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग मुझे सब ग्रुप्स मिले Q8 के, जो यूनियन जो है पूरा उनका Q के बराबर Q8 के बराबर हो और उनके इंटरसेक्शन में एग्जैक्टली 2 एलिमेंट आए। अगर मैं ऐसा करता तो पहले बात तो Q8 के मैं सब ग्रुप क्या लिखता हूँ, Q8 के सब ग्रुप क्या होते हैं, Q8 के पास सब ग्रुप जो हैं, सब ग्रुप्स ऑफ Q8, सब ग्रुप्स ऑफ Q8 क्या क्या है, एक आपका है H1 इज इक्वल टू सिंगलटन 1, एक आपका H2 है प्लस माइनस 1, एक आपका H3 है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा, है ना, आई से जनरेटेड जे या माइनस आई से जनरेटेड, एक आपका H4 है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस जे, एक आपका H5 है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस के, और एक आपका पूरा H6 है Q8, है ना। और वापस से ऑप्शन को देखते हैं, there is some delta belongs to S so that this delta has exactly 2 elements। मतलब ऐसा आपको इंडेक्स सेट बनाना है जिसमें एग्जैक्टली 2 एलिमेंट हो, जितने भी इंडेक्स उस डेल्टा के अंदर है उनके करस्पॉन्डिंग आपको सब ग्रुप Q8 में मिले, जिनका यूनियन जो है वो Q8 के बराबर आए, जिनका यूनियन क्या है Q8 के बराबर आए, और उनके इंटरसेक्शन में एग्जैक्टली 2 एलिमेंट आए। अब हम कह रहे हैं अब एग्जैक्टली 2 एलिमेंट आए, है ना। तो जैसे अगर मैं इन दो तो कोई भी नहीं ले सकता, मैं ऐसे दो उठाने हैं जिनके इंटरसेक्शन में एग्जैक्टली 2 एलिमेंट आए और यूनियन पूरा Q8 बन जाए, है ना। तो यूनियन पूरा Q8 बनाना है, पहली बात तो मुझे दिख रहा है साफ साफ कि दो तो कोई भी लेके आप यूनियन Q8 नहीं बना सकते जब तक कि पूरा Q8 ना साथ में ले लो। और जब आप Q8 साथ में ले लोगे, है ना, Q8, अच्छा Q8 ले लो, चलो ऐसा करते हैं, मैं डेल्टा ले लेता हूं आपका सेट, ये देखना हो जाएगा। मैं डेल्टा ले लेता हूं 1, 2, 6,
तो जो आपका H2 है और जो आपका H6 है दोनों सब ग्रुप हैं Q8 के। दूसरा H2 इंटरसेक्शन H6 में एग्जैक्टली दो एलिमेंट आ रहे हैं 1 - 1, तो मतलब इसका ऑर्डर जो है वो 2 हो गया। पहली कंडीशन डन, दूसरी कंडीशन डन। तीसरी कंडीशन क्या है कि यूनियन लो H1 यूनियन H2, सॉरी H6 नहीं, H2 यूनियन H6, तो ये आपका पूरा Q8 बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? Q8। तो मतलब ठीक है, हाँ ये सही कह रहे हैं। ऐसे देयर इज सम डेल्टा बिलोंग्स टू S सच दैट इट हैज एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। तो अब जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन मैं नहीं चेंज कर रहा, मैं बस क्वेश्चन में एक चीज़ चेंज कर दी मैंने कि जहाँ पे मुझे ये इंटरसेक्शन 5 चाहिए था, अब मैं चाह रहा हूँ इंटरसेक्शन में एग्जैक्टली 2 एलिमेंट आए। तो यहाँ से गवाही मिल रही है कि जो पहला ऑप्शन है आपका दैट इज नाउ करेक्ट, है ना। एक ऐसा डेल्टा मिल जाएगा जिसमें एग्जैक्टली 2 एलिमेंट होंगे, उन दोनों एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपको 2 सब ग्रुप मिल रहे हैं Q8 के, जिनके इंटरसेक्शन में एग्जैक्टली 2 एलिमेंट आ रहे हैं और जिनका यूनियन जो है पूरे Q8 के बराबर है, जिनका यूनियन जो है पूरे Q8 के बराबर है। ठीक है, क्या 3 एलिमेंट वाले ऐसे मिलेंगे कि कोई भी 2 उठाओ तो उनके इंटरसेक्शन में एग्जैक्टली 2 एलिमेंट आ रहे हैं? हाँ ये रहे H3 H4 H5 ले लो, इनमें से कोई भी 2 उठा लो, है ना। मतलब मैं कह रहा हूं कि ऑप्शन बी के लिए, जो आपका ऑप्शन बी है, देयर इज सम डेल्टा दैट हैज एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स के लिए मैं कह रहा हूं आप क्या करो, फॉर ऑप्शन बी आई एम सेइंग कि डेल्टा आप ले लो, उसमें ले लो कौन कौन से एलिमेंट, 3 4 5, 3 4 5। तो आप देख पा रहे होगे कि कोई भी 2 उठाओ उनमें इंटरसेक्शन में एग्जैक्टली 2 एलिमेंट चाहिए दोनों, चाहिए दोनों, चाहिए दोनों। इन तीनों का यूनियन लेने पे पूरा का पूरा Q8 बन रहा है। मतलब आपका बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। फिर कह रहे हैं क्या 4 एलिमेंट वाला भी मिलेगा, 4 एलिमेंट वाला, मतलब डेल्टा। तो अब अगर मैं साथ में H3 H4 H5 के H2 भी शामिल कर लूं, इन दोनों के इंटरसेक्शन में एग्जैक्टली 2 हैं, इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी, इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी, इनका तो हम पहले देख चुके हैं, है ना। +-1 बस कॉमन है और सबका यूनियन लेने पे वापस से Q8 आ रहा है। नहीं, इसका मतलब सी भी करेक्ट है। डेल्टा को आपको क्या लेना है, 2 3 4 5, है ना। फिर देयर इज सम डेल्टा दैट हैज एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स, देयर इज सम डेल्टा दैट हैज एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स। मतलब अब अगर आपको देखना है, आपको 5 सफिक्स लेने पड़ेंगे अब, लेकिन ये याद रखना है कि कोई भी 2 उठाओ तो एग्जैक्टली 2 ही एलिमेंट कॉमन आए। तो 5 तो इस बेचारे के पास सब ग्रुप लोगे ना, तो ये वाला जैसे ले लोगे तो सब में केवल एक ही कॉमन आएगा फिर, तो इसको तो वैसे ही नहीं लेना है, ये वाला तो ले ही नहीं सकते क्योंकि 2 कॉमन देगा ही नहीं, इसके पास तो है ही एक एलिमेंट, तो कहाँ से कॉमन दो आएंगे। अब बाकी को अगर ले तो ये 4 तो हम ले चुके हैं ऑलरेडी, H2 H3 H4 H5 तक। अब अगर मैं जैसे Q8 साथ में मिलाऊंगा तो ये जो H3 H4 H5 हैं, इनके तो सारे एलिमेंट कॉमन है Q8 में, 4 कॉमन आ जाएंगे। तो इसका मतलब 5 वाला जो है मैं सफिक्स नहीं ले सकता, 5 सफिक्स मैं नहीं ले सकता, जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हूँ कि उन हर एक सफिक्स के करस्पॉन्डिंग Q8 में एक सब ग्रुप मिल जाए और उन सारे सब ग्रुप्स का यूनियन Q8 आ जाए और कोई भी 2 सब ग्रुप्स उनमें से उठाओ तो उनमें इंटरसेक्शन में एग्जैक्टली 2 एलिमेंट आए। ठीक है, ये एक सुंदर क्वेश्चन है ये। तो इसका मतलब ये वाला अभी भी गलत हो जाएगा, जो आपका डी है वो गलत है। तो ए आपका सही हो गया, बी आपका सही हो गया, सी आपका सही हो गया, डी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑर्डर ऑफ एनी नॉन अबिलियन ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एनी नॉन अबिलियन ग्रुप, इनमें से कौन सा किसी भी नॉन अबिलियन ग्रुप का ऑर्डर नहीं हो सकता। 26 तो हो सकता है ना, D13 का ऑर्डर ऑफ D13 नहीं, दिस इज ऑर्डर ऑफ D13, और 25 नहीं हो सकता क्योंकि हर ग्रुप जिसका ऑर्डर किसी प्राइम का स्क्वायर वो हमेशा बिलियन होता है, तो ये सही है। 35 तो आपका हो गया 5 × 7 एंड 5 डजंट डिवाइड 7 - 1, तो 35 ऑर्डर का तो हमेशा साइक्लिक होगा, है ना। तो साइक्लिक होगा, इसका मतलब ये हुआ ये तो बिलियन भी हो जाएगा, तो दिस कैन नॉट बी। वैसे 65 कितना हो जाएगा, 5 × 13 एंड 5 डजंट डिवाइड 13 - 1, मतलब ये भी साइक्लिक होगा। तो दीज 3 कैन नॉट बी ऑर्डर ऑफ एनी नॉन अबिलियन ग्रुप। ठीक है, 26 हो सकता है D13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन द ग्रुप U105,
पहले आपको ये जानना पड़ेगा U105 जो है या UST जो है वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है। तो बस ये ध्यान में रखिएगा कि U कोई भी P1 की पावर R1 क्रॉस P2 की पावर R2 एंड सो ऑन Pk की पावर अगर Rk है, where P1, P2, Pk are distinct primes, so it will be isomorphic to U P1 to the power R1 cross U P2 to the power R2 cross so on U Pk to the power Rk। ठीक है, where P1, P2, Pk are distinct primes, Pk are distinct primes। उसके अलावा भी होता है कि अगर आपको UST करना है, दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू US क्रॉस UT प्रोवाइडेड GCD ऑफ SNT इक्वल टू 1। मतलब इसका जनरलाइज वर्जन भी है, जरूरी नहीं कि प्राइम पावर में ही फैक्टराइज करो तभी ऐसा होगा, इन जनरल भी ऐसे लिख सकते हो आप। उसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि U2 to the power n इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 to the power n-2 Z2 क्रॉस Z2 to the power n-2 for all n greater equal to 2, और UP to the power n is isomorphic to ZP to the power n-P to the power n-1 for all odd primes P। ठीक है ना। अब इससे आप एक चीज और जान पाओगे, यहीं से इंप्लाई हो जाएगा कि अगर मुझे UP की पावर n P की पावर 1 करना है, दैट इज आइसोमॉर्फिक टू ZP-1 अगर P आपका प्राइम है उससे, है ना, ऑड प्राइम। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये रिजल्ट ध्यान में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है ना। देखना, जैसे मेरे पास है U105, अब अगर मैं U105 को फैक्टराइज करूं, U105 दैट इज इक्वल टू, फैक्टराइजेशन करोगे तो U3 × 7 × 5 जो कि क्या हो जाएगा, U3 क्रॉस U7 क्रॉस U5 विच इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z6, एक एक कम करते जाओ जब प्राइम होता है, क्रॉस Z4, है ना। अब आपको कितने ऑर्डर के एलिमेंट ढूंढने थे, इसमें हमको ढूंढने थे एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, तो हमारा ये ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक आया, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z6 क्रॉस Z4, है ना। ओके, तो कितने होंगे, फॉर्मूला वही, जब भी आपको ऐसे फाइंड करना हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, आपको करना क्या है, 2 की पावर में इनमें से कितने हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हों, तीनों डिवाइड हो रहे हैं 2 से, तो 3 है, तो 2 to the power 3 - 1, तो 8 - 1 विच इज 7, तो करेक्ट आंसर इज 2। ठीक है, ये तभी लगता है फॉर्मूला जब 2 ऑर्डर के पूछे, 4 ऑर्डर के पूछे तो ये नहीं करोगे 4 की पावर क्या नाम है 1 - 1, नहीं, जब भी प्राइम ऑर्डर के एलिमेंट पूछे जाए ZM1 क्रॉस ZM2 क्रॉस ZMK में, तो आपको उस प्राइम की पावर नंबर ऑफ MIs डिविजिबल बाई दैट प्राइम -1 कर देना है टोटल में। ठीक है, ओके बेटा, तो ये आपका जो है सेकेंड लेक्चर समाप्त होता है। इसमें आपको मैंने जो भी मतलब आपके ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट या सब ग्रुप पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते थे वो आपको मैंने करा दिए हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स भी देखते रहिए, आगे वाले लेक्चर्स में जो है मैं आप लोगों को साइक्लिक ग्रुप्स और बाकी जो भी आपके टॉपिक्स बचे हैं उनके सबके मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए और DPP सॉल्व करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।